अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी कैपेसिटी ही 70 किलो वेट उठाने की है या 80 केजी वेट उठाने की, अगर वो 100 केजी उठाएगा तो ऐसा नहीं कि वो अपना 80% रास्ता कवर कर लेगा, वो तो वहीं बैठ जाएगा। 85 टू 90 मतलब 85-90% जो थ्योरी है वो तो यहीं कवर हो गई। तो यहाँ पे तो हमने वो 85 टू 90 थ्योरी कवर की होगी, प्लस उसके मेंस लेवल के क्वेश्चन कवर किए होंगे। तो मतलब इतनी प्रैक्टिस कोई अगर कर लेगा तो 99.5 आराम से क्रॉस लेना चाहिए, अगर वो पेपर में जाके बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं करता है। अब देखो हमने टाइम 4:15 से 15:45 मतलब 1.5 घंटा रखा है। मैथ्स की डीटीएस में 10:15 से 12:45 2.5 घंटा रखा है। 25 क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि टेलीग्राम से इधर उधर से पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं। ये ठीक है, हर चैप्टर में उनके पास 10-10 हजार क्वेश्चन है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें उनमें से कौन से 100 क्वेश्चन करना चाहिए। हेलो बच्चों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जेई 2027 की तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। मतलब जो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत कम टाइम बचा है, तो ऑफकोर्स एक टेंशन का बात है कि बचे हुए टाइम में हम इफेक्टिवली कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि 2027 में हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। तो इस पूरे वीडियो में ऑफकोर्स आई विल गिव द सोल्यूशन कि आप अपनी प्रिपरेशन को वापस कैसे ट्रैक पे ला सकते हैं और जो भी आपकी ड्रीम रैंक है वो 2027 में आप अचीव कैसे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ थिंग कि मतलब हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो ऐसे सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है या फिर जो जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब उसका रीजन क्या क्या हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि ड्रॉपर्स हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th में प्रिपरेशन नहीं की, तो जो दिक्कत है दैट इज बाउंड टू हैपन। अब ऐसा बच्चा अगर मान लीजिए किसी उसने ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लिया और उसको ड्रॉपर्स के बीच में बैठा दिया गया जिन्होंने ऑलरेडी 2 साल की तैयारी कर रखी है, तो दोनों की जो रिसेप्टिविटी लेवल है या फिर जो एक्सपोजर लेवल है, रिसेप्टिविटी तो नहीं बोलेंगे, रिसेप्टिविटी तो जिसने तैयारी नहीं की है उसकी भी बहुत अच्छी हो सकती है, बट एक्सपोजर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब इस बच्चे ने हो सकता है बहुत सारे टर्म से सुना ही ना हो और जो टीचर पढ़ा रहा हो वो एकदम मीडियम लाइन लेके ये पढ़ाए, ये समझ के पढ़ाए कि आपको पहले से आता है, तो ऐसे बच्चों को अच्छा आईक्यू होते हुए भी वो क्लास में फॉलो नहीं कर पाएंगे और जैसे तैसे उन्होंने खूब मेहनत करके 1-2 महीना निकाल दिया होगा, बट बाय दिस टाइम दे शुड हैव बीन एबल टू रियलाइज कि ऐसे तो आगे प्रिपरेशन नहीं चलेगा, ऐसे तो हम और ज्यादा प्रिपरेशन हमारी गर्त में जाती ही चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास रिवीजन का लोड और एक्स्ट्रा बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद आई विल बी डीलिंग विद द चैप्टर जो उस टाइम पे चल रहा होगा, प्लस जो 3 महीने में कवर हुआ है उसको भी अपने दिमाग में फ्रेशन अप रखने के लिए मेरे को बहुत सारा टाइम चाहिए होगा रिवीजन के लिए। तो आगे जाके लाइफ इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट, वो और ज्यादा इजी नहीं होगी। तो वो वाला अगर फैक्टर इन बच्चा नहीं कर पा रहा है कि अभी तैयारी नहीं होनी तो आगे कैसे होगा, तो दिस इज राइट टाइम टू टेक ए पॉज एंड रीइवैल्यूएट अपना प्रिपरेशन का जो भी स्ट्रैटेजी है या जहां पे भी हम प्रिपरेशन करें, जिस भी तरीके से प्रिपरेशन करें, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल लास्ट तक हम एफर्ट भी मारते रहे, फुल मेहनत भी करते हैं और हमारा कोई रिजल्ट ना आए। या फिर दूसरे तरह का बच्चा जो हो सकता है किसी रॉन्ग इंस्टीट्यूट में फंस गया हो, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे क्या होता है कि वो धीरे धीरे बैच बनाते रहते हैं। तो एक बच्चा जिसको अच्छा खासा एक्सपोजर है, ये ठीक है, वो ऐसी जगह पे पढ़ के उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शुरू के 2-3 महीने में हो सकता है कि 1-2 ही चैप्टर कंप्लीट किया गया हो, क्योंकि ताकि सारे बच्चे आ जाए एक बार, तब हम प्रॉपर पेज से स्टार्ट करें। तो अगर इस प्रोसेस में 2-3 महीने लग गए हैं, ये ठीक है, तो अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनको तो एकदम से उड़ा दिया जाएगा, दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली या जनवरी तक वो कोर्स फिनिश करेंगे। या फिर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आराम आराम से पढ़ाएंगे तो इनका सिलेबस तो अप्रैल में जाके खत्म होगा, तो फिर हमारे पास एक जिसे बोलते हैं कि इनफ टाइम बचेगा ही नहीं रिवीजन का पंच देने के लिए, प्लस खूब सारे फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए, ताकि हमारा एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बिकॉज खूब सारे फुल सिलेबस टेस्ट देना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग 10 शिफ्ट में जनवरी के अंदर एग्जामिनेशन होता है और उस शिफ्ट में जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो अगर आपको हर तरह के पेपर को देने का एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पे जाके हो सकता है आपको शॉक लगे, क्योंकि नए तरह का पेपर जो आपने पहले कभी डील ना किया हो वैसा आ जाए। और हर साल ऐसा होता है कि बच्चों का बहुत अच्छा नॉलेज बेस होते हुए भी, बिकॉज उनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल एग्जाम से जस्ट पहले खत्म हुआ है, या फिर बहुत सारे बच्चों को तो कुछ टॉपिक छूटे भी रहते हैं और जब भी उनका सिलेबस खत्म नहीं हो पाता तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, डिस्पाइट गिविंग देयर 12 to 13 आवर्स पर डे का जो हार्ड वर्क है, फिर भी वो उसको अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ए राइट टाइम टू रीइवैल्यूएट एंड अगेन सी कि हमारी प्रिपरेशन कहां जा रही है और इस तरीके से कैसे चलेगी। और भी रीजन हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है जेन्युइनली रीजन है, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, शहर से दूर रह रहे हैं, मतलब अपने घर से दूर किसी शहर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बीमार पड़ गए जिसकी वजह से 1-2 महीना हमारा लूज हो गया, सारा मोमेंटम लूज हो गया, बहुत सारा बैकलॉग हो गया, टन्स ऑफ जैसे बोलते हैं कंफ्यूजन है कि ये करूं पुराना करूं अभी जो चल रहा है वो करूं, कितने क्वेश्चन करूं, मेंस लेवल के करूं एडवांस लेवल के करूं, तो बच्चा इसी कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। ऐसा भी बच्चा हो सकता है। या फिर एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसने किसी भी रीजन से 11th में उसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 12th में प्रिपरेशन उसने स्टार्ट किया, उसका 11th बिल्कुल साफ है, तो मतलब उसको 11th पूरा करना है एक मिनिमम लेवल तक। ऐसे बच्चे ने क्या क्या किया होगा, प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया होगा मे भी किसी 12th के बैच में। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि उसने 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, बट उसके बहुत सारे चैप्टर में से 11th के चैप्टर का यूज आएगा, तो अब वो
कभी कभी 11th पढ़ने लगता है, कभी 12th पढ़ने लगता है, कभी ये हाथ से निकल जाता है, कभी प्री रिक्विजिट वाले 11th का चैप्टर पढ़ने जाता है तो यहां बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता होगा कि वो जैसे तैसे बस फाइट करने की कोशिश कर रहा है, बट चीजें उसके हाथ से निकलती जा रही हैं। और जैसा मैंने बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको रिवीजन का बर्डन लगातार बढ़ता ही जाएगा। एक वो बच्चा हो सकता है, दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया हो जिसमें 11th प्लस 12th पूरा ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये ठीक है, बट उसको अभी प्रिपरेशन अभी करनी है, और जो प्रिपरेशन की रफ्तार है वो इतनी तेज है कि उसको साथ वो मैच नहीं कर पा रहा है वो पेस को, बिकॉज या तो उसका एक सब्जेक्ट छूट जाता है, या फिर कभी क्या होता है कि उसका होमवर्क छूट जाता है, कभी उसका रिवीजन छूट जाता है। तो जैसे तैसे खूब मेहनत करने के बाद भी ही इज नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस कि लास्ट में उसका एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा या अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन उसका जो मैनेज नहीं हो पा रहा है। और ये फाइट हो सकता है उसके अप्रैल से लेकर अब तक 2-3 महीनों से चल रही होगी। एंड जैसा मैंने बोला कि अगर अभी भी प्रिपरेशन ट्रैक पे नहीं है तो आगे इट इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि बच्चा मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसे डेली स्कूल जाना पड़ता है, भले वो 11th में पढ़ रहा हो या 12th में पढ़ रहा हो, और दिन के 6-7 घंटे उसे स्कूल में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बट जितने भी कोचिंग IIT JEE के लिए चलते हैं वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे के पास पूरा दिन अवेलेबल है और उसी के हिसाब से उसको वर्कलोड दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पूरा दिन अवेलेबल है, तो अगर आपको उस बच्चे के साथ फाइट करनी है तो डेफिनेटली उसको मैचअप करना पड़ेगा। जो उसकी प्रैक्टिस है, जो उसके नंबर ऑफ आवर्स का कमिटमेंट है पर डे का, उसको मैचअप कराने के लिए जो होमवर्क दिया जाता है, जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दिया जाता है, जिस डेप्थ तक पढ़ाया जाता है, वो ऐसे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जो स्कूल जाता है, कि उसके पास प्रैक्टिकली 50 to 60% टाइम अवेलेबल होता है विज़ वो बच्चा जो पूरे दिन घर पे बैठा हुआ है। एक ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है बट एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वीक है और उसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत गिर रहे हैं, परसेंटाइल बहुत गिर रही है, उसका कॉन्फिडेंस चला गया है। देखो, अगर हमारे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो गए तो हम ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सकते, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट जो हमारे बहुत अच्छे हैं उसमें एक लिमिटेशन है कि 100 में से 100 मार्क्स से ज्यादा थोड़ा ला सकते हैं। प्लस 70-80 मार्क्स स्कोर करने के बाद वाला जो पोर्शन होता है 10-20%, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। और वहां पे स्कोर करने के लिए मतलब 80 पे जो बच्चा बैठा हुआ है, 80 मार्क्स में, मान लीजिए फिजिक्स मेरा फेवरेट है और 80 मार्क्स मेरे ऑलरेडी अभी आ रहे हैं, तो 80 से 90 करने के लिए जो एफर्ट लगेगा, फिनोमिनल एफर्ट लगेगा, बिकॉज वहां पे बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टफर पोर्शन आते हैं ताकि रैंक हम बच्चों को अलग अलग दे पाए। तो वहां ऐसा हो सकता है कि हम 2000 क्वेश्चन करें तब जब जाके हमारा एक क्वेश्चन इंश्योर हो उस रीजन में, तो एफर्ट उसमें बहुत ज्यादा मेमोक चाहिए होता है। प्लस जो रिटर्न है वो लिमिटेड है कि 10 से 12 मार्क्स और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं और तीसरा सब्जेक्ट वीक है, मान लिया उसमें केवल 20% मार्क्स आ रहे हैं या 15% मार्क्स आ रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन का जो मिसबैलेंस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसमें अगर मान लिया जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स और वो पेपर रिलेटिवली इजी आ गया, तो सभी लोग उसमें ज्यादा स्कोर कर जाएंगे। और मैथ में बिकॉज मेरा वीक है, अगर मेरा मैथ वीक है तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा डेंट लगेगा, तो परसेंटाइल बहुत नीचे चला जाएगा, इवन इफ आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन है वो भी आपको अच्छा परसेंटाइल नहीं लाके देगी। दिस वन शुड बी अवेयर ऑफ। या फिर ड्रॉप ईयर स्टार्टिंग नाउ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा कि मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, अभी इसी बार किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, और जब उन्होंने जोसा काउंसलिंग में देखा, उसके प्रोसेस को देखा, जब वो रैंकिंग देखते हैं कि ये कॉलेज इतनी रैंक में मिल रहा है, ये कॉलेज इतनी रैंक में मिल रहा है, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे पास अगर एक ईयर और है तो व्हाई नॉट यूज इट। ये ठीक है, ये हो सकता है कि उनको रियलाइजेशन अभी काफी लेट आया हो, उनकी पहले से भी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन वाला बच्चा अब ड्रॉप करेगा तो उसके लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मान लिया किसी का ऑलरेडी लास्ट ईयर 92, 93, 94 परसेंटाइल आया हुआ है, अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें हो सकता है कि अगर वो इंटेलिजेंटली अपनी प्रिपरेशन को प्लान ना करे तो वापस अगले साल उसी के आसपास रह जाए। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर पहले से बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है, मतलब 98, 99 परसेंटाइल के आसपास नहीं है, अब ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो फिर हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत ही सुपर होनी चाहिए, ताकि जो बचे हुए टाइमों को बहुत इंटेलिजेंटली एंड एक एफिशिएंट प्लान के साथ यूज किया जा सके फॉर द बेस्ट पॉसिबल रैंक नेक्स्ट ईयर, तभी हमारा ड्रॉप लेना सक्सेसफुल होगा। क्विटिंग द प्रिपरेशन का मतलब यह है कि 12th में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे तैसे वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं किसी भी रीजन से, मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को 11th वेस्ट हो गया हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो, 1-2 महीने फाइट मारी हो, फिर सोचा होगा गिव अप कर दें, फिर उनके दिमाग में ये फियर आने वाला है कि अब तो बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बोर्ड भी हमारा ना चला जाए, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अभी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और ड्रॉप ईयर में करेंगे। तो देखो 11th और 12th में 2 ईयर में जो हमें सिलेबस मिलता है वो ड्रॉप ईयर में प्रैक्टिकली 8 महीने में या 10 महीने में हमें करना पड़ेगा। 10 महीने भी नहीं बचेगा, मतलब 8 महीने में वो करना पड़ेगा जो 2 साल वाला चीज है। तो ऑलरेडी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन ड्रॉप ईयर। विजा विज अगर मैं ड्रॉप मतलब अभी अगर मैंने ड्रॉप कर दिया तो अभी से लेके बोर्ड तक के एग्जामिनेशन का जो टाइम है उसमें क्या है कि बोर्ड के पढ़ने के लिए तो बहुत थोड़ा उससे पढ़ के ही काम चल जाता है, अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। हमारा जो टाइम है वो बड़ा लेजर सा बीतेगा, मतलब इतना ज्यादा एक्शन पैक्ड नहीं रहेगा, इतना ज्यादा जिसे बोलते हैं कि ग्रुअलसम नहीं रहेगा, या जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आरामदेह कटेगा। और फिर उसके बाद की जो लाइफ है वो एकदम हेल हो जाएगी। तो इट इज मतलब
एडवाइजेबल कि जो हमारा लोड है, इवन इफ वी हैव डिसाइडेड कि मेरे को ड्रॉप लेना ही लेना है, तो भी हमें अभी वो कुछ लोड जो आगे आने वाला है वो हम अभी से डिस्ट्रीब्यूट करके चलें। 12th में केवल बोर्ड की प्रिपरेशन के सहारे ना बैठे, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है बोर्ड की अच्छी तैयारी करें, फिर भी एक बच्चा दिन में 4-5-6 घंटे आराम से निकाल सकता है जेई की प्रिपरेशन को, इवन इफ ही हैज डिसाइडेड कि ड्रॉप लेना ही लेना है, क्योंकि उसको लगता है कि इस साल मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया तो भी अच्छी रैंक नहीं आएगी। बट अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट दोगे तो अगले साल के लिए इट विल बिकम वेरी इजी, और उस साल बहुत अच्छी रैंक लाना पॉसिबल हो जाएगा। तो किसी भी सिनेरियो का हो ये, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या है कि बहुत सारे बच्चे तो बहुत लेट रियलाइज करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत चल रही है। अच्छा, अब अगर रियलाइजेशन हो गया कि मेरी प्रिपरेशन में दिक्कत है, तो फिर दूसरा स्टेज उनका शुरू होता है कंफ्यूजन। अब नाउ दे वांट टू सॉल्व इट। जो जेई का प्रिपरेशन है, दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन वर्ल्ड। तो जो बच्चे हैं उन्होंने इस एग्जाम को बहुत ज्यादा टफ बना दिया। मतलब बहुत सारे बच्चे 9 से 10 से तैयारी कर रहे हैं लगातार 3-3 4-4 साल फुल डेडिकेशन के साथ, डेली 10 से 12 घंटे पढ़ते हुए। तो उन्होंने बार को इतना हाइप कर दिया है जो कॉम्पिटिशन की बार के बाकी बच्चों को भी, अगर उन्हें पहले 10,000 के अंदर आईआईटी में सीट लेनी है तो उस लेवल तक अपने आप को उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गया है। एक एक एस्पेक्ट में हमें सोच के काम करना पड़ता है, एक एक चीज के बीच में बैलेंस बिठाना पड़ता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बैलेंस बिटवीन 3 सब्जेक्ट्स, बिटवीन नंबर ऑफ पीवाईक्यूज एंड नंबर ऑफ फ्रेश क्वेश्चन, एडवांस के पीवाईक्यू, मेंस के पीवाईक्यू, एक चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन करें। फिर चैप्टर के लेवल में भी डिफरेंस होता है, कोई चैप्टर जल्दी समझ में आता है, कोई लेट समझ में आता है। फिर उनके वेटेज में भी डिफरेंस होता है कि वेक्टर से जैसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और किसी एक दूसरे चैप्टर से उतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्लस फिर उनकी डिफिकल्टी लेवल में भी डिफरेंस होता है। जैसे मान लिया फंक्शन से और वेक्टर से पढ़ाने के लिए हमें इक्वल नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, बट फंक्शन से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं प्लस डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चनों में पीएनसी इन्वॉल्व रहता है। तो फिर एक ये भी जैसे बोलते हैं ना कि बार्गेन बच्चे को करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न में, कि कहां पे मेरे को टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन हो जाए। तो बच्चा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे 3 सब्जेक्ट के बीच में, हाउ मेनी क्वेश्चन इन ए चैप्टर, ये डिसाइड कैसे करे कि एक चैप्टर के अंदर इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, ये ठीक है, विच आर मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कि जिसके अंदर मोर प्रैक्टिस करे, या फिर पीवाईक्यू कितने साल के पीछे तक जाए उसमें सफिशिएंट है, बैकलॉग कैसे हैंडल करे, तीनों सब्जेक्ट के अंदर बैलेंस कैसे बिठाए, फिर रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकाले। इन सारी चीजों में बच्चे का मतलब एक तो वो मेहनत कर रहा है, ये ठीक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम है अब उसका जो 10 से 12 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट है, मान लिया 12 घंटे वो पढ़ रहा है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक उसको ये डिसाइड करने में निकल जाता है कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये ठीक है। और प्लस कुछ उसने एक्टिविटी करना चालू किया, अगर बच्चे को तो एक्सपीरियंस कहां से होगा, वो तो पहली बार दूसरी बार पढ़ रहा होगा। तो जब उसने करना चालू किया, फिर 2 वीक बाद उसको रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट एफिशिएंट, जिसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी, फिर वो चेंज करेगा तो और ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस लूज होता चला जाएगा, उसे लगेगा 2 वीक और लूज हो गया मेरा, ठीक है। फिर करंट चैप्टर पे प्रैक्टिस, मतलब करंट चैप्टर की प्रैक्टिस पे ध्यान दूं, या पुराने वाले चैप्टर जो मेरे अच्छे नहीं है उनकी प्रैक्टिस करूं, उनकी थ्योरी करूं, किस लेवल तक करें, ये ठीक है। या फिर हम केवल मेंस तक की तैयारी अभी करें और एडवांस की तैयारी बाद में करें। अगर मान ली मैंने डिसाइड किया कि मेंस की तैयारी मेरे को अभी करना है, तो बाद में ऐसा कौन सा कोर्स है जो कॉम्प्लीमेंट कर देगा इस मेंस की तैयारी को, ताकि हमें सारा वर्क रीवर्क भी ना करना पड़े और एडवांस के लिए भी हम अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे ये रियलाइज करने के बाद भी कि उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब देखो आज की डेट में बच्चा फिर क्या करता है कि सोशल मीडिया पे जाएगा, वहां उसे 10 लोगों की बात सुनाई देगा, 10 अलग अलग तरह के उसे सॉल्यूशंस बताएंगे, उसमें वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमें एक राइट गाइडेंस मिलना चाहिए, और बच्चे का जो मेन काम है वो काम है नॉलेज गेन करना, क्योंकि टेस्ट में एक्चुअल जो टेस्ट होगा उसमें आपकी नॉलेज ही टेस्ट होगी। जो स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना, ये सब किसी हम बच्चे को आउटसोर्स कर देना चाहिए उन लोगों के लिए या उन लोगों पे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो यही चीज डील करते हुए आए हुए हैं पिछले 10 साल से, 20 साल से या 25 साल से। उन्होंने एग्जाम के डिफरेंट फेजेस को देखा हुआ है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को देखा हुआ, प्लस जो लाखों बच्चों को देखा हुआ है कि किस बच्चे ने क्या किया, क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या ऑप्टिमम रिजल्ट्स है। तो एक्सपीरियंस को कोई नहीं बीट कर सकता। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मतलब जो चीज हमारे लिए कटआउट नहीं है, मतलब जैसे अगर कोई टीचर है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, 10-20 साल से पढ़ा रहा होगा, यू विल बी स्टडीइंग 3 सब्जेक्ट, वो भी बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, प्लस आपका जो माइंडसेट होगा वो केवल बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी ये लॉजिकल है, ठीक है, बट टीचर को ये पता है कि दिस इज नॉट लॉजिकल और आगे चल के इसमें ये फ्लॉ आएगा। कुछ कुछ स्ट्रेटजीज आपको लगती है कि अभी ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी और इससे तो काम हो जाएगा, बट डाउन द लाइन 2 मंथ्स डाउन द लाइन या 3 मंथ्स डाउन द लाइन यू विल रियलाइज कि जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की उसमें ये पिटफॉल्स हैं, अब ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकता। जब तक एक क्रूशियल टाइम इज लॉस्ट, बट जो टीचर होगा, जो गाइड होगा, उसको ये सारी चीजें पता होंगी कि आगे जाके अगर आप पर्टिकुलर पाथ ए लोगे तो क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, बी की क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो इसके लिए वो आपको बार्गेन करके एक बेस्ट पॉसिबल रास्ता बताएगा आपके हिसाब से। हर बच्चे की जो प्रिपरेशन लेवल है वो बिल्कुल प्रिपरेशन का एक्सपोजर है,
प्रिपरेशन का जो पाथ है वो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हर बच्चे की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होती है। ये ठीक है, किसी ग्रेस्पिंग पावर बहुत शार्प है, ये ठीक है, उसको रटा नहीं जाता, किसी को एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, फिर एक सब्जेक्ट के अंदर भी 25 चैप्टर होता है, उसमें भी बच्चों की जो मेंटालिटी होती है अलग अलग तरह की होती है। किसी चैप्टर को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी में उनके दिमाग में बहुत ज्यादा ब्लॉक किस्सा होता है समझने के लिए। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि इनको एक साथ सॉल्व करना बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए उसे एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर हमें ये वाली सिचुएशन अब फेस हो रही है, मतलब इस स्टेज पे अगर हमें ये फील हो रहा है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को, जो भी हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, उसमें पैच वर्क करने की बजाय एक क्लीन स्लेट से दोबारा स्टार्ट करें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर माइंड से क्लियर कट पाथ पे हमें चलना है, ताकि हमारा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आए। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यह समझ में आना चाहिए कि देखिए, जेई एडवांस और जेई मेंस में अंतर क्या है। ठीक है, जेई मेंस में ऑफकोर्स जो मेंस और एडवांस में जो थ्योरी कॉमन है वो तो दोनों के लिए ही पढ़नी है। थ्योरी वाला पार्ट तो सेम है, थ्योरी चेंज नहीं हो जाती, मतलब जो फॉर्मुला मेंस में चाहिए वही एडवांस में चाहिए। बस एडवांस में क्या है कि रिगर हमें ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, एडवांस में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों का बोझ एक साथ ले जा रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक कि एवरी डे ही हैज टू कैरी 100 kg फॉर एग्जांपल। ठीक है, बट अगर वो ये डिसाइड करके मैं एडवांस को बोझ को उतार देता हूं, केवल मेंस के बोझ को ले जाता हूं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको 70 kgs ही ले जाना पड़ता है। ठीक है, अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी कैपेसिटी ही 70 किलो वेट उठाने की है या 80 kg वेट उठाने की, अगर वो 100 kg उठाएगा तो ऐसा नहीं कि वो अपना 80% रास्ता कवर कर लेगा, वो तो वहीं बैठ जाएगा। तो इट इज वाइज टू अज्यूम या फिर टू, जिसे मिलकर मेक आर स्ट्रैटेजी, कि हमारा जो स्पैन है, प्रिपरेशन का स्पैन, मतलब ऐसा हो सकता है कि 100 kg वेट अगर हम अभी से उठाएं और दिसंबर तक उठाएं, सारा मेंस प्लस एडवांस का फिनिश कर दें। एक स्ट्रेटजी ये हो गया। दूसरा स्ट्रेटजी ये हो गया कि हम अपने प्रिपरेशन के स्पैन को बढ़ा लेते हैं, ताकि हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से हजम कर पाए, प्लस उसमें परफॉर्म कर पाए। एक तो ये हो गया कि मेरे को लगता है कि थ्योरी मेरे को सब समझ में आ गया, जो क्लास में इलस्ट्रेशंस कराए वो भी समझ में आ गया, बट मेरे से खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ सिचुएशन होता है। तो वाइज डिसीजन ये है कि हम अपना जो कुछ लोड है उसको अभी से दिसंबर तक, और वो वाला लोड का वो वाला पोर्शन जो हमें अभी चाहिए ही नहीं होगा, जो जनवरी में मेंस वन आएगा उसमें चाहिए ही नहीं होगा, उसको हम मेंस वन के बाद शिफ्ट करें। तो हो सकता है कि हम इतना कॉन्फिडेंस के आए कि हम मेंस वन के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, प्लस उसके बाद में एडवांस के ऊपर वर्क करके और एडवांस के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, रादर देन कि हम पूरा लोड एक साथ उठाने की कोशिश करें और मान लिया अक्टूबर सितंबर में पूरी धराशायी हो जाए, आगे बढ़ ही ना पाए। ये ठीक है, मेंस देने तक की भी नौबत ना आए, मतलब मेंस देने तक भी हमारा कुछ बचे ही ना प्रिपरेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसकी मैं एनालॉजी समझाने की कोशिश करूं तो जैसे एक पहाड़ होता है, पहाड़ में मान लिया मेरे को बिल्कुल बेस से यहाँ टॉप तक जाना है, तो एक तो सिचुएशन ये हो गया कि हम सीधा ही रास्ता खींच दें। ठीक है, बट अगर हम सीधा रास्ता खींचेंगे तो जो उसका स्लोप होगा वो इतना ज्यादा होगा कि हर बंदे के बस की बात नहीं होगी वहां तक ऊपर जाके। इसीलिए पहाड़ पे घुमावदार ऐसे रास्ते बनाए जाते, ठीक है, ताकि स्लोप कम रहे, और जिसे बोलते हैं ना, एक बंदे की जो स्लोप पे चढ़ने की कैपेबिलिटी है, ये ठीक है, वो ज्यादा टेस्ट नहीं हो, वो आराम से धीरे धीरे चलता हुआ घूमता घूमता घूमता, तो ऑफकोर्स उसे एक लॉन्गर पाथ लेना पड़ेगा, तब वो टॉप तक पहुंच सकता है। बट अगर मान लिया हमने ये जो रिलेटिवली इजी रास्ता है ये हटा देना, बोले बिल्कुल एक स्लोप वाला रास्ता है, तो ऐसा हो सकता है कि बंदा चले, ये ठीक है, वो 1-2 घंटे ट्राई करे, बीच रास्ते में जाके जिसे बोलते हैं वहीं बैठ जाए, कि उसके आगे वो पॉसिबल ही नहीं है, ये ठीक है, इतना ज्यादा थक जाए। जो सीधा रास्ता है उस पर हो सकता है कि बहुत एक्सपर्ट क्लाइंबर चढ़ जाए, बट दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, अब जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, ही विल टेक लॉन्गर पाथ। तो अगर हम जेई और एडवांस के, मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है, एट दिस स्टेज जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, ये ठीक है, जिसको पहले से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, या फिर जिसने पहले से स्टार्ट कर दिया है बट अभी तक का प्रिपरेशन कुल मिला जुला के जीरो ही है, सारा कुछ हैफेजर्ड है, तो उस बच्चे के लिए बचे हुए टाइम में अभी से लेके मान लिया दिसंबर तक अगर उसको कोर्स फिनिश करना है और मेंस प्लस एडवांस का लेके चले, तो दैट इज लाइक के सीधे पाथ पे उसको जाना है, विच ही विल नॉट बी एबल टू, जिसे बोलते हैं ना, मैनेज। वर्सेस हम ऐसा करके इस जो प्रिपरेशन का पाथ है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले मेंस को कैटर करें दिसंबर तक, ताकि मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, और फिर जो बचा हुआ प्रिपरेशन का जो दूसरा पार्ट है, जो हमने यहां से थोड़ा सा ऑफलोड किया है, वो हम फरवरी और मार्च यूज करें उसको एड्रेस करने के लिए, और फिर हम एडवांस में बहुत अच्छा कर पाए। दिस इज द बेसिक लॉजिक। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने प्रज्ञान बनाया है। ये प्रज्ञान बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो मेंस प्लस एडवांस की तैयारी अभी किसी भी रीजन से वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो बचा हुआ टाइम उसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो टैगलाइन है दैट इज कि पहले हम मेंस के साथ डील करें, मेंस में एक अच्छी रैंक लाएं, ताकि जनवरी में ही हमारा मेंस का टेंशन खत्म हो जाए, हमें अप्रैल वाला जो हर्डल है उसे उसकी चिंता ही ना हो। फिर तो हम सीधा जो जनवरी से लेके मई के 15-20 मई के आसपास जो एडवांस का एग्जामिनेशन आएगा, वहां तक का जो पूरा, जैसे बोलते हैं, हमें हाईवे मिल जाए कि हम उस पर खूब तेज गाड़ी दौड़ा सकें और सीधे सीधे एडवांस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। अगर हम इस तरह की प्लानिंग करें तो दोनों ही जगह बेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होगा कि अगर कोई बच्चा कॉम्प्रोमाइज करके दोनों ही लेके साथ करने की कोशिश करे, तो वो क्या होगा कि उससे लोड मैनेज ही नहीं होगा, गिरता पड़ता वो जनवरी तक पहुंचेगा, कॉन्फिडेंस होगा नहीं, वो जनवरी का एग्जाम देगा, वहां उसके अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं, फिर क्या होगा, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। उसे लगता है कि जनवरी में तो मैंने कुछ हुआ नहीं, अभी मेंस को छोड़ो, पहले मैं अप्रैल वाले पे अच्छा कर लेता हूं, अप्रैल वाले में मतलब मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल ले आता हूं ताकि मेरा मिनिमम सिक्योर हो जाए,
या फिर कम से कम कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसके बाद एडवांस के बारे में सोचेंगे। जब वो 10 दिन आगे प्रिपरेशन करना चालू करेगा, फिर उसे लगेगा यार अप्रैल अटेम्प्ट और मई वाला जो एडवांस का एग्जाम है उसके बीच में तो लगभग एक ही महीना है, तो एक महीने में सारा एडवांस कैसे होगा। फिर वो कभी थोड़ा सा एडवांस पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये कोई ऐसा नहीं कि इमेजिन किया हो सिनेरियो। एवरी ईयर वी डील विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो इस उहापोह में अच्छा इंटेलेक्ट होते हुए भी, अच्छी इंटेलिजेंसी होते हुए भी, प्लानिंग के अभाव में, ये ठीक है, जिन्होंने ढंग से प्लानिंग नहीं किया उसकी वजह से वो स्टंबल कर जाते हैं। ना वो मेंस 1 में अच्छा कर पाते हैं, ना मेंस 2 में अच्छा कर पाते हैं, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से मेंस 2 में अच्छा नहीं कर पाते, फिर एडवांस में अच्छा करने का तो सेंस ही नहीं बनता। तो उसकी बजाय अगर हमें क्लियर कट पाथ हमारा क्लियर है कि अभी से लेके पहले मेंस पे फोकस करना है, मान लिया मेंस 1 में हमारे 99 परसेंटाइल आ गया या उससे ज्यादा आ गया, ठीक है, तो हमारे दिमाग में वो जो अप्रैल वाला जो हर्डल है वो हट जाएगा। पूरा जो हाईवे है वो बिल्कुल एडवांस तक के लिए हमें स्मूथ मिलेगा एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड यू कैन कैलकुलेट कि फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा 3 महीना और आगे 3.5 महीने में हमें एडवांस का जैसे बोलते हैं ना एड्रेस करने के लिए मिल रहा है, और अभी कितने मंथ्स मिल रहे हैं अभी से लेकर दिसंबर तक। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो चंक ऑफ टाइम है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 बिग, और उसमें एडवांस के किसी भी लेवल तक की तैयारी की जा सकती है, एडवांस का एक्स्ट्रा सिलेबस भी किया जा सकता है, प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम भी की जा सकती है। क्योंकि अभी जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो तो थ्योरी भी करेगा प्लस वो प्रॉब्लम भी करेगा। उस टाइम पे केवल जो थ्योरी का एक्स्ट्रा पार्ट है वो करेगा प्लस प्रॉब्लम ही करेगा एडवांस लेवल की। अब आगे चलें, अगर हम लॉजिक के बारे में बात करें, जैसा मैंने अभी बताया, उसको अगर थोड़ा सा और विस्तार में समझाएं तो ये ऐसे है कि एक बच्चे को पूरी प्रिपरेशन करने के लिए जो उसका टाइम है उसको ऐसे डिवाइड करना पड़ता है कि पहले मेंस प्लस एडवांस की थ्योरी होगी, मतलब मेंस और एडवांस में जो कॉमन चैप्टर है उसकी थ्योरी पढ़ना है प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चन करना है। मान लिया पूरे टाइम का इतना पोर्शन उसका इसी चीज में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, पूरा प्रिपरेशन ये है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसे एक चंक ऑफ टाइम चाहिए होगा कि जो एडवांस का एक्स्ट्रा सिलेबस है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन के अंदर, सॉरी 3D के अंदर, वेक्टर 3D के अंदर जो प्लेन है वो एक्स्ट्रा सिलेबस है, एओडी के अंदर जो थ्योरम है, एलएमवीटी है, रोज थ्योरम है, वो एक्स्ट्रा सिलेबस है, केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा सिलेबस है, तो उस एक्स्ट्रा सिलेबस को करने में टाइम लगेगा, प्लस एडवांस लेवल की फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एक टाइम लगता है। मेंस लेवल के तो मैंने बोल दिया कि ये वाला चंक है। फिर उसके बाद एडवांस के अंदर भी टफनेस बहुत बढ़ता चला जाता है, तो अगर कोई बच्चा मान लिया टॉप 100 एआई या आर के लिए वर्क कर रहा है तो ही विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, वो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करने में। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि हम 200 200 500 500 क्वेश्चन करते हैं, तब जाके इंश्योर होता है वो टफ वाले 100 500 क्वेश्चन करते हैं, तब जाके इंश्योर होता है कि हमसे एक्चुअल एडवांस के पेपर में एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रज्ञान बेसिकली क्या कर रहा है, प्रज्ञान को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रज्ञान एक तो मेंस वाला, ये ठीक है, अभी से लेके दिसंबर तक, ये ठीक है, दिस पार्ट विल बी एड्रेस कि हमने मेंस प्लस एडवांस की पूरी थ्योरी पढ़ ली जो भी कॉमन पार्ट है, और मेंस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक कर लिया ताकि हमारी मेंस में जो परसेंटाइल है वो आराम से 99 क्रॉस हो जाए। फिर जो दूसरा पोर्शन है जनवरी के बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज प्रज्ञान एडवांस, मतलब ये दूसरा कोर्स हो गया प्रज्ञान एडवांस, और ये एडवांस को केटर करेगा। मतलब जो भी चीज हमारी बच गई है, जैसे एक्स्ट्रा सिलेबस हो गया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई इन चैप्टर्स के लिए, ठीक है, प्लस और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हो गए वो करने के लिए हमारे पास वो 3.5 महीना बचा हुआ है। और जैसा मैंने बोला कि अभी तो हमें क्या है, जैसे यहाँ पे 85 to 90 मतलब 85-90% जो थ्योरी है वो तो यही कवर हो गई, तो यहाँ पे तो हमने वो 85 to 90 थ्योरी कवर की होगी प्लस उसके मेंस लेवल के क्वेश्चन कवर किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखो एडवांस में क्या होता है कि एक मोटा मोटा हम ऐसे बोल देते हैं, मेंस में यूजली 90% ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है, कुछ भी इधर उधर उसमें नहीं कर रखा। एडवांस में क्या होता है कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेंस के अगर मैं 2-3 क्वेश्चन उठाऊं या 2.5 क्वेश्चन उठाऊं, उसमें जैसे 3 अलग अलग चीजें लग रही हूं, उनको एक क्लब करके एक एडवांस का क्वेश्चन बना दिया जिसमें मेरे को 2-3 एंगल से 2-3 कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर हमें मेंस के क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस है तो उन्हीं को क्लब करके एडवांस के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल तक आराम से। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा बोले कि एडवांस के क्वेश्चन मेरे से बहुत जल्दी आते हैं, मेंस के नहीं होते, ऐसा हो नहीं सकता। मेंस के 2-2 3-3 क्वेश्चन को क्लब करके एक क्वेश्चन एडवांस का बनता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर इतनी कॉन्सेप्ट लग रही है। तो जो ये काम कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि मेंस के क्वेश्चन की जो हम प्रैक्टिस करें उसका एडवांस में फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली इसका 70-80% तो यहीं से आता है, इस प्रैक्टिस से। बस वो 2-4 दिन तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला पोर्शन हमारा सही हो जाएगा उसी चैप्टर में। मतलब यहाँ पे अगर मान लिया मैंने मेंस लेवल के 100 क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एडवांस में शुरू में क्या होता है, जब हम एडवांस के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो शुरू में हमें जैसे बोलते हैं ना कि उस फ्लो में आने में टाइम लगता है, 3-4 दिन के अंदर हम फ्लो में आ जाएंगे। तो एडवांस के क्वेश्चन भी हमसे खटाखट 60-70% सॉल्व होने लग जाएंगे अगर हमने ये वाला पोर्शन अच्छा कर रखा है ऑलरेडी तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्क है, ये भी ऑलरेडी इसका एक काम हो चुका है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बिल्कुल अलग तरह का कोई मैनिपुलेशन लग रहा होगा, वो डेफिनेटली हम यहाँ पे सोचेंगे और उसको कैटर करेंगे जो 20-30% होगा। तो जैसे जो हमारे ड्रॉपर का कोर्स है प्रवीण, उसमें ये पूरा पोर्शन है, तो जब प्रवीण में चलता है उसमें पूरा मेंस प्लस एडवांस एक साथ चलता है, तो ये सारा पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। अब जो बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, जिसके पास पहले से एक्सपोजर कम है या प्रिपरेशन हैफेजर्ड है पूरा, उसे क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि पहले मेंस वो इंश्योर करो देन एडवांस। तो इतना ही करने से काफी कुछ उसका जो
प्रिपरेशन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई बिग कोचिंग डू नॉट फोकस ऑन दिस। मतलब अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वो इस चीज को क्यों नहीं यूजली रियलाइज करते कि एक बैच में उन्होंने मान लिया डिफरेंट टाइप के बच्चों को बैठा दिया, जिसमें वो बच्चा भी जिसने 2 साल तैयारी करी है, वो बच्चा भी है जो पहली बार तैयारी कर रहा है, वो बच्चा भी है जिसने तैयारी तो की है पहले से, मतलब वो बिल्कुल जीरो पे भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अगर वो एक ही बैच में बैठे तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो मतलब थियोरेटिकली तो ये होना चाहिए किसी ऑफलाइन कोचिंग में या लाइव जो ऑनलाइन कोचिंग होती है कि अगर हमने 1-2 महीने पढ़ा लिया देन आई वुड बी एबल टू सेग्रीगेट कि इन बच्चों को तो अभी केवल मेंस लेवल तक का पढ़ाते हैं, फिर एडवांस के लेवल का पढ़ाएंगे। तो देखो उनके लिए ये लॉजिस्टिक नाइटमेयर है कि वो करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो क्या है कि जैसे तैसे पढ़ा के दिसंबर तक निकाल देंगे। ठीक है, मेन जो उनका रिजल्ट आता है वो 12th वाले बैच से आता है। जो 12th वाले बैच होते हैं ना उनको 9-10 से वो पैसे दे देके अपने इंस्टीट्यूट में लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे को तो ओलंपियाड से ही पता लग जाता है कि ये बच्चा टॉप 100 का कंटेंडर है, तो उनकी रैंक को दिखा के एडमिशन होते हैं मेन चीज। अब किसी की रैंक 800 आई है, 1000 आई है, 2000 आई है, 5000 आई है, उस रैंक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन बड़े इंस्टीट्यूट को उन्हें तो टॉप 100 के अंदर रैंक चाहिए होती है। उन बच्चों का सिलेबस वो दौड़ा दौड़ा के, मतलब बहुत सारे बच्चों को तो खैर दौड़ाने की जरूरत ही कहां से पड़ेगी, अगर 9-10 से वो पढ़ा रहे हैं उसको, तो उनका तो अक्टूबर से पहले पहले कोर्स फिनिश हो जाता है, उनको तो सारा कुछ प्लानिंग में चल रहा होता है। ये ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाले बच्चे हो गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट वो अखबार में छापेंगे, बड़ी बड़ी फोटो 2-3 देंगे, वहां से वो अपने अगले साल का बिजनेस जनरेट करेंगे। एक बिल्कुल लोअर स्पेक्ट्रम पे हो गए कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि जो जिन्हें घर से दूर आना था, बस इस वजह से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कोई रियली इंटरेस्ट नहीं है, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रैंक क्या आती है। ऐसे सिस्टम में मारा वो बच्चा जाता है जो हाईली मोटिवेटेड है, यूजली जो मिडिल क्लास का बच्चा है, और उसके लिए जेई में सेलेक्ट होना इज द पाथ टू सक्सेस, और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं। तो ऐसे बच्चे पे जब ध्यान नहीं दिया जाता या फिर उसके जिसे बोलते हैं ना कि नीड के हिसाब से नहीं किया जाता, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि उसकी पोटेंशियल तो था कि अल्टीमेटली वो 500 रैंक ला पाए, बट ही विल लैंड अप समवेयर अराउंड 25,000 रैंक, 26,000 रैंक, बिकॉज इन्हीं सब चीजों की वजह से। वो ये क्यों नहीं करेंगे? अभी तो वो जो 13 का बैच रन कर रहे हैं वो दिसंबर में फिनिश, अगले जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स उनके नए बैचेस आने चालू हो जाएगा। अगर वो इसी बैच को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो उन्हें, या 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो डेफिनेटली उन्हें ज्यादा फैकल्टी सेट चाहिए होगा, उनको सैलरी बहुत देनी पड़ेगी, प्लस लॉन्गर ड्यूरेशन में उनकी जो क्लासरूम्स है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, नए बैच कम ला पाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। मतलब उनके लिए कॉस्ट ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो ऐसे जिसे बोलते हैं ना कि कस्टमाइज करने लगे। ठीक है, लाइव क्लास में भी ये, लाइव क्लास में अगर मेरी की एक लाइव क्लास को मेरे को 4 पार्ट में तोड़ना पड़ जाए, ये ठीक है, बच्चों की नीड के हिसाब से, उसका मतलब क्या है कि आपको 4 फैकल्टी सेट चाहिए, 4 गुना कॉस्ट बढ़ गई। तो दैट इज द मेन रीजन कि जो प्रॉफिट है वो इंपैक्ट होगा, एंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। ये ठीक है, एनालिसिस करने के बाद 1-2 महीने दे विल अंडरस्टैंड। तो प्रज्ञान में हम क्या करेंगे? अब प्रज्ञान में देखो हमने जो फीस है, जो हमारी प्रवीण की फीस है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एंड प्रज्ञान इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट बैच, क्योंकि प्रवीण में पढ़ने वाला बच्चे को भी जब हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन में आता है और वो अपनी प्रिपरेशन के बारे में जब डिस्कशन करता है, तो हम कस्टमाइज करते हैं उस बच्चे की नीड के हिसाब से, एक एक बच्चे के हिसाब से हम बोलते हैं कि तू फिजिक्स में प्रज्ञान से पढ़ ले, इसमें ऐसे कर ले। बहुत तरह के कस्टमाइजेशन टूल है, वो प्रवीण के अंदर सारे इंक्लूडेड है। ये ठीक है, जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसको तो हर तरह का कस्टमाइजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इवन जो बच्चा हमारे यहाँ प्रवीण, प्रखर, प्रथम किसी भी बैच में पढ़ रहा है, उसको लिए ये बैच नहीं है, उसके पास ऑलरेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा उसको ये बैच, उसको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होंगे इसमें जो और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, वहां फीस दे चुके होंगे, तो वी अंडरस्टैंड के दोबारा फीस देना इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमने इसके प्राइस को जितना भी हम कम रख सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोर्स, वो हमने करने की कोशिश की है। तो पहली बार तो जो प्रज्ञान है, जो 2 प्रज्ञान है, उनको हमने दोनों को सेपरेट कोर्स की तरह रखा है। एक तो जो प्रज्ञान अभी जो स्टार्ट होगा 15 जुलाई से, वो प्रज्ञान मेंस वाला हो गया, जो मेंस को केवल एड्रेस करेगा, और इसकी जो फीस है दैट इज 8,999। ठीक है, मतलब 9,000 के आसपास हो गया। इसके अंदर जो मटेरियल है वो डिजिटली सारा अवेलेबल रहेगा। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि नहीं मेरे को मटेरियल की फिजिकल कॉपी भी दे दो, तो फिर इसमें फिर प्लस 4,000 और हो जाएगा। तो मतलब 2 तरह का चीज हो गया कि एक तो 8,999 हो गया और एक 12,999 हो गया। ये ठीक है, 12,999 जिसमें फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल है, और 8,999 में वही जो फिजिकल कॉपी के अंदर है वो सारा मटेरियल डिजिटली अवेलेबल है। तो अगर किसी कोई बच्चा ये बोलता है कि मेरे को फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच, मेरे को तो डिजिटल कॉपी से ही काम चल जाएगा, इसलिए हमने ये वाला फीस रखा है। ये केवल प्रज्ञान मेंस वाला है। फिर उसके बाद अगर कोई एडवांस के लिए भी दूसरा पार्ट लेना चाहे तो उसकी फीस भी इतनी ही होगी, और वो कोर्स हमारा फरवरी में लॉन्च होगा। मतलब जनवरी में 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में एग्जामिनेशन होता है मेंस 1 का, उसके बाद लॉन्च होगा। ये भी हमने 2 पार्ट में इसलिए ब्रेक किया है कि कोई बंदा बोले कि नहीं पहले तो मैं केवल मेंस पे फोकस करना चाहता हूं, अगर मेरा अच्छा हुआ तब मैं दूसरा लूंगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों को क्लब इसलिए नहीं किया गया कि कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस बैच के बारे में क्या, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। सिलेबस जो है वो 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ये ठीक है, इवन 31 नहीं और भी बहुत पहले खत्म हो जाएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो सिलेबस खत्म करने का मतलब
मतलब क्या है कि मेंस ओरिएंटेड जो हमारा लेक्चर शेड्यूल होगा वो बेसिकली 20 दिसंबर तक हो जाएगा, और उसके बाद हमें पूरा एक महीने से भी ज्यादा टाइम मिलेगा फुल रिवाइज करने के लिए, प्लस खूब सारे फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए। इसके पे भी आई विल कम। तो टोटल लेक्चर इसमें क्या है कि हमें 100 थ्योरी लेक्चर्स है पर सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स में 100 लेक्चर होगा जिसमें पूरा मेंस ओरिएंटेड मतलब क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्लस थ्योरी तो पूरा ही होता है, थ्योरी में तो मेंस अलग और एडवांस अलग नहीं होता। हाँ, इसमें वो वाला थ्योरी नहीं होगा जो केवल एडवांस के लिए रिक्वायर्ड, तभी तो हमारा टाइम बचेगा। हम तो टाइम सेव करना चाहते हैं। जो मेंस और एडवांस में कॉमन थ्योरी वो सारी पढ़ाया जाएगा, प्लस मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब मेंस में इजी, मॉडरेट, टफ हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर उसके बाद 50 प्रैक्टिस सेशंस और हैं। 50 प्रैक्टिस सेशन बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं, और ये पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब जो जेई मेंस में पीवाईक्यू आया हुआ है उन पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेशंस है। ये जो लेक्चर्स है, जो 100 लेक्चर्स है, हर लेक्चर के साथ हमने एक डीपीपी मान सकते हो, जिसको हम डीटीएस बोलते हैं, डेली टास्क शीट, वो मैप कर रखा है। मतलब लेक्चर 1 ये डीटीएस 1 हो गया, ये लेक्चर 2 ये डीटीएस 2 हो गया, ताकि बच्चे को इधर उधर ना दौड़ना पड़े। उसे ये पता है कि आज मेरे को ये लेक्चर देखना है और ये डीटीएस करनी है। क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उसकी स्ट्रेटजी कि मेरे को करना क्या है। ये ठीक है, उस डीटीएस के अंदर उस लेक्चर में जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो उसे कहीं छाटने नहीं है, कहीं दिमाग उसका जिसे बोलते हैं ना कि ऐसी एक्टिविटी में नहीं लगाना है जो विच इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हिज रैंक। तो उसे डेली टास्क उसका डिफाइन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ही है कि जो स्नो बॉल इफेक्ट होता है कि आज उसने कुछ टारगेट किया, फिर उसमें से कुछ बच गया, वो अगले दिन उसने करने की कोशिश की तो अगले दिन वाले में से और बच गया, फिर तो जो स्नो बॉल है वो बड़ा ही होता चला जाता है, जिससे उसकी प्रिपरेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है 1-2 मंथ में। उस चीज को रोकने के लिए ये किया गया कि आज डीटीएस है, अब डीटीएस में मान लिया हम 25 में से 22 क्वेश्चन ही कर पाए, छोड़ दो, अगले दिन अगली डीटीएस ही करनी है। ये ठीक है, पहले वो करनी है, उसके बाद अगर टाइम बचे तो ये लिख लो, अदरवाइज जो संडे को खाली मिलेगा उस दिन वो बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेशन डे वाले दिन भी इनफ हमारे पास बैंडविड्थ है इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। क्लास ऑफ कोर्स इस स्टेज पे आके 6 डेज अ वीक लगेगी, और एवरी डे यू विल हैव 3 क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का 1.5 घंटे का। तो इसमें मतलब जो क्लास का जो लेक्चर का शेड्यूल है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेशन और लेक्चर में क्या मतलब है, कैसे आएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसका जो एक्सेस रहेगा इस बैच का, वैसे तो ये मेंस ओरिएंटेड बैच बोला है, बट इसका एक्सेस हम बिल्कुल जून तक रखेंगे 2027 में। ठीक है, क्योंकि ये वाला बैच इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो, जैसे WBJE हो गया, MSCT हो गया, बिटसेट हो गया, ये सारे मेंस के आसपास ही आते हैं या मेंस से थोड़ा सा नीचे रहते हैं। तो इन सारे एग्जामों में इसका बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है। ठीक है, कोर्स में इनरोल कराने के लिए जो लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर कॉम्पिटिशन ऐप या i.competition.com पे जाके भी प्रज्ञान 2027 के नाम से बैच होगा, उसमें आप बाय कर सकते हो। किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हो, और सपोर्ट टीम के नंबर ये टेट्रा 021 या 74109009069008, इन नंबरों पे किसी पे भी कॉल कर सकते हो। अच्छा, इसमें पढ़ाएंगे कौन? ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में के जो लेक्चर है दैट आई हैव मेड, फिजिक्स के फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आलोक सर ने बनाए हैं, NS सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ABJ सर ने फिजिक्स के लेक्चर इसके अंदर बनाए हैं सारे के सारे। ठीक है, इंक्वायरी के लिए हमने बोल दिया। देन नेक्स्ट इज कोर्स फीचर क्या है। तो देखो, कोर्स फीचर के अंदर आई विल से के कंपटीशन पिछले 6-7 साल से हम ऑनलाइन रन कर रहे हैं, और ये हमारी 7th साइकिल है। तो एवरी ईयर वी हैव मेड, जिसे बोलते हैं ना, बेटर एंड बेटर। हर साइकिल में जो जो भी प्रॉब्लम पिछली साइकिल में आई, या फिर कोई नई प्रॉब्लम जो बच्चे लेके आते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हमने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है। तो यू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो क्या हो रहा था, क्या होता होगा अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में हो और आप अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंचे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेके पहुंचे, तो टीचर को बोलेगा ये वाली प्रॉब्लम है, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है मेहनत करो। मतलब कोई उसका जिसे बोलते हैं क्लियर कट सोल्यूशन नहीं होगा, ऐसे हैफ हेजर्ड सा बोलेंगे मेहनत करो बस, और कुछ नहीं। बिकॉज दे डू नॉट हैव वो कस्टमाइजेशन टूल्स या कोर्स जिसकी हेल्प से वो आपकी प्रिपरेशन कस्टमाइज कर सकें आपकी नीड के हिसाब से। अगर किसी बच्चे की मान लिया फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ठीक है, और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है जेई के पर्सपेक्टिव से, तो ऑफ कोर्स आई शुड मेक श्योर कि जो उसकी फिजिक्स है उसको हम नीचे ना ले आए। तो वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, और जिसे बोलते हैं कि टूल्स, कि आप ये जो वेरिएशन है बिटवीन द सब्जेक्ट्स उसको भी आप एड्रेस कर सको, इवन चैप्टर्स के बीच में जो वेरिएशन है उसको भी आप एड्रेस कर सको। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम डिजाइन है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग ऑल द टूल्स, जो भी कस्टमाइजेशन के टूल्स है वो सारे नीचे होंगे, बट कौन से यूज करने हैं वो आप हमसे बात करोगे। और कब बात करोगे? एवरी वीक वी विल हैव ए इंटरेक्टिव सेशन लाइव विद ऑल 4 डायरेक्टर्स। ये ठीक है, एवरी वीक, ये ठीक है, एक वीक मैंने लिया, अगले वीक ABJ सर ने लिया, अगले वीक NS सर ने लिया, ऐसे करके वेयर फेस टू फेस आप जूम कॉल पे डिस्कशन कर सकते हो। दे विल गिव यू द एडवाइस कि आपको कौन कौन से टूल किस चीज के लिए यूज करने। अब यहां पे अगर वो सारा बताने बैठ गया, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम हमने बना रखा है प्रिपरेशन को कस्टमाइज करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, कि उसमें हमें घंटों लग जाएंगे। और क्योंकि हर बच्चे के लिए वो यूजफुल नहीं होगा, किसी बच्चे को कोई 5 टूल चाहिए होंगे, किसी को कोई दूसरे 5 टूल चाहिए होंगे, तो इट विल बी लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट। यू विल नॉट बी एबल टू एप्रिशिएट के ये कोर्स क्यों बनाया, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्यों बनाया, इसका क्या मतलब है। तो वो जब भी आएगा जब आप प्रॉब्लम फेस करोगे, व्हेन वी विल गिव यू द सॉल्यूशन, तब आपको समझ आएगा ये कैसे हेल्प कर रहा है। फिर भी मोटा मोटा आउटलाइन हम बताते हैं कि जो फिजिकल मटेरियल है, वैसे कोर्स का फीस हमने 9,000
4000 बोला है। जो फिजिकल मटेरियल भी चाहता है, डिजिटली तो सारा अवेलेबल है, ठीक है, उसको 4000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा 8 बुकलेट देंगे ऑफ कोर्स, जिसमें 2-2 मॉड्यूल आएगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जिट टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, यूटीएस इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूजन है। यूटीएस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, इसमें पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। मतलब फुल सिलेबस टेस्ट ही हमारे 20 + 15 35 टेस्ट होंगे मेंस 2 तक। 20-25 टेस्ट होंगे हमारे मेंस 1 से पहले, और मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में अगेन 15 टेस्ट होंगे। वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। बिट सेट की टेस्ट सीरीज होगी, एमएससीटी की टेस्ट सीरीज होगी, यूजीईई की होगी, डब्ल्यूबीजेई की होगी। तो ये सारा हम इसी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे का टाइम इधर उधर रिसोर्स हंटिंग में ना जाए, उसका टाइम केवल एक चीज में जाए कि उसको बस मेहनत करनी है। नेक्स्ट हो गया डेली लाइव डाउट काउंटर। मतलब जो क्लासेस होंगी वो ऑफकोर्स रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी, ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे। और जो डाउट क्लास होगा वो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो 24/7, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी हम मटेरियल दे रहे हैं उसका टेक्स्ट सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो डेली हम लाइव जूम क्लास भी देते हैं, वहां पे बच्चा फेस टू फेस टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। फिर पूरा होलिस्टिक सपोर्ट आएगा, मतलब कौन सा फॉर्म कम आता है, कैसे भरना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहीं देते हैं। बच्चे को कहीं सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब पे जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग, जो भी जेई से रिलेटेड या और जो इधर उधर के बिट सेट वगैरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ताकि बच्चे का टाइम लगे। प्लस ये एक ऑथेंटिक गाइडेंस होगा। यहाँ पे जो टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हजारों लाखों बच्चों को देखा हुआ है, उनकी जर्नी को देखा हुआ है। तो दे विल गिव यू द ऑथेंटिक एडवाइस। ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम्हें मीठा मीठा बोले ताकि तुम्हें अच्छा लगे। बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजों में खुश हो जाते हैं कि उनको मेहनत ना करनी पड़े, बस सुनने में अच्छा लगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक एडवाइस दिया जाएगा, आपको क्लियर कट बताया जाएगा, देखो अगर तुम ये गलती करोगे आगे जाके ऐसा पे होगा। आपको मेहनत तो करनी ही है, उसका तो और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करोगे तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा। हाँ, मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, किस तरीके से करनी है, वो आपको यहाँ पे टोटली प्रोवाइड किया जाएगा। 24/7 एक्सपर्ट गाइडेंस मैंने बोल दिया, रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर्स मैंने बोल दिया। हाउ इट विल रन, अब कोर्स कैसे रन करेगा उसके बारे में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी से लेके 15 जुलाई से लेके 20 दिसंबर तक हमारे 100 लेक्चर्स शेड्यूल होंगे, प्लस 25 प्रैक्टिस सेशन, ये ठीक है। तो मतलब हर चैप्टर में, मतलब पूरे सिलेबस को हम मान सकते हैं कि लगभग 25 चैप्टर है, तो हर चैप्टर में लगभग 4 थ्योरी के लेक्चर होंगे, प्लस 50 वैसे प्रैक्टिस सेशन है। टोटल प्रैक्टिस सेशन 50 है, तो हर चैप्टर के लगभग 2-2 प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन क्या है, पुराने अच्छे जो पीवाईक्यूज हैं मेंस के, वो छाटे हुए हैं। इसमें इजी मॉडरेट टफ सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हर चैप्टर में हमने 2-2 बना लिए, ठीक है। तो उसके अंदर हर प्रैक्टिस सेशन में लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहां पे मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी, ऑन एंड एवरेज एक चैप्टर में 4 लेक्चर हो गए, हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग डीटीए से 25 क्वेश्चन की, तो 100 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। प्लस ये 50-50 क्वेश्चन के 2 प्रैक्टिस सेशन हो गए, तो 100 क्वेश्चन और ये हो गए, मतलब लगभग 200 क्वेश्चन हो गए। तो लगभग 200 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 25 चैप्टर में 200 क्वेश्चन, तो 25 × 200 लगभग 5000 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट, ठीक है। इतना तो मिनिमम है। उसके बाद भी और बहुत सारे तुम्हें जैसे टेस्ट के थ्रू, डेली टेस्ट के थ्रू, वो सारे तो मैंने अलग ही बोल दिया। अब प्रैक्टिस सेशन जो है हमारे 50, उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, एक 25 और एक दूसरा लॉट लगभग 22 का बचेगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर कम है इसलिए। तो ये जो 25 प्रैक्टिस सेशन है, ये तो हम लेक्चर के साथ ही शेड्यूल करेंगे। मतलब कुछ ऐसे आएगा, लेक्चर 1, फिर उसके बाद लेक्चर 2 अगले दिन किसी भी सब्जेक्ट में, फिर मतलब लॉजिकली ऐसे होगा, प्रैक्टिस सेशन 1, ठीक है, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, प्रैक्टिस सेशन 2, ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे करते करते लगभग 20 दिसंबर तक हमारे सारे थ्योरी लेक्चर खत्म हो जाएंगे, प्लस 25 प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये ठीक है, अगले 10 दिन में हम बाकी के मतलब 20 से लेकर 31 दिसंबर के अंदर जो हर चैप्टर में एक प्रैक्टिस सेशन बचा हुआ है, लगभग 22 प्रैक्टिस सेशन, वो हम अगले 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब थ्योरी का कोई लोड नहीं है। प्लस ये वाले जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारे रिवीजन का भी काम आएगा, ठीक है। रिवीजन के भी इसमें एक साइकिल लग जाएगी, प्लस और जो उस टाइम पे जो टेस्ट हमारे चल रहे होंगे यूटीएस वाले, ये ठीक है, पार्ट टेस्ट प्लस एफटीएस, वो तो चलेगा ही चलेगा। वो तो हमारा मतलब नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। फुल सिलेबस टेस्ट मेंस लेवल के प्लस पार्ट्स, मतलब पहले 11th का आधा पोर्शन, 11th का दूसरा आधा पोर्शन, फिर पूरा 11th, फिर आधा 12th, पूरा 12th, फिर उसके बाद मतलब ये टेस्ट क्या मैंने वो बताया कि हाफ 11th का टेस्ट होगा, फिर अगले हाफ 11th का, फिर पूरे 11th का, इस तरह के। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, तो 25-30 टेस्ट यहाँ पे होंगे। मतलब इतनी प्रैक्टिस कोई अगर कर लेगा तो 99.5 आराम से क्रॉस होना चाहिए। अगर वो पेपर में जाके बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं करता है, डरता नहीं है, क्वेश्चन को वाइजली सेलेक्ट करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी ऑफकोर्स हम सब बताते हैं, और एफिशिएंट तरीका क्या है, ठीक है। ये 15 जनवरी तक चलेगा। फिर उसने अपना मेंस का एग्जामिनेशन दे दिया। फिर 31 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक, जिसके बीच में मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में हम क्या क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वो जो एक्स्ट्रा सिलेबस है एडवांस का, मतलब यहाँ पे बेसिकली फिर हमारा वो प्रज्ञान एडवांस चालू हो जाएगा, ये ठीक है। अब इसमें ऑफ कोर्स सेपरेट हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चा हो सकता है वो बोले कि नहीं मेरे को तो मेंस ही करना है, सेकंड ड्रॉपर जैसे है उसे तो मेंस ही करना है, तो केवल प्रज्ञान का यही वाला लेगा, वो एक्स्ट्रा फीस क्यों दे, ठीक है। ये भी जितने का कोर्स है उतने का कोर्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेबस जो एडवांस वाला है वो होगा, एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, प्लस एटीएस मतलब
एडवांस टेस्ट सीरीज चलेगा और यूटीएस 2 भी चलेगा मेंस 2 तक। जो बच्चा यूटीएस के मतलब मेंस 2 भी में कोई बच्चा चाहेगा ना और ज्यादा अच्छा रैंक आ जाए, तो उसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस यूटीएस का हर वीक एक एक टेस्ट देता रहे। यहाँ पे तो टेस्ट वैसे खूब होंगे, 15-20 होंगे, बट वो हर वीक एक एक देगा, 8-10 टेस्ट देगा, तो भी वो मेंस के टच में रहेगा ताकि उसका मेंस 2 में अच्छा परफॉर्मेंस आ सके। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूलिंग रहेगा, ठीक है। ओके, अब ये प्रज्ञान वो एडवांस वाला हो गया। सेम चीज है कि एडवांस का है, इसकी भी जो फीस है वो उतनी ही है, मतलब सेपरेट है ऑफ कोर्स। प्रज्ञान मेंस की जितनी है प्रज्ञान एडवांस की भी इतनी है। इसमें वही अगर फिजिकल कॉपी चाहिए तो 4000 और एक्स्ट्रा। इसका भी एक्सेस 30 जून से रहेगा और ये स्टार्ट हमारे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा। हाँ, अब जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे इसलिए उनकी प्रिपरेशन इनएफिशिएंट हो जाती है क्योंकि उन्हें अपना दिन प्लान ही नहीं करना पड़ता, प्लान करना आता ही नहीं, या फिर बहुत सारा टाइम लीक हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने एक टेंटेटिव ये भी देते हैं एडवाइस कि आपको अपना डे कैसे प्लान करना चाहिए विद लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनटू इट। तो जैसे जिस दिन हमारा लेक्चर है, मैंने बोला लेक्चर और फिर एक प्रैक्टिस सेशन, तो जिस दिन हमारा लेक्चर है उस दिन हम ऐसे हो सकते हैं कि 7 से 8 बजे तक मान लिया फ्रेशन अप हुए, उठ गए। मैं तो अज्यूम करना कि बच्चा 7 बजे उठता है, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर 10 बजे उठता है तो वो इसको अकॉर्डिंगली 2-2 घंटे आगे शिफ्ट कर सकता है या 3-3 घंटे आगे शिफ्ट कर सकता है। कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठता है तो वो 3-3 घंटे पहले शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लिया 8 से 10 तक हमने मैथ वाली क्लास ली, प्लस उसके नोट्स मेकिंग है। क्लास जो होगी वो 1.5 घंटे की होगी, बट वी अज्यूम के नोट्स अगर बच्चा बना रहा है तो आधा घंटा और एक्स्ट्रा लग गया होगा, ठीक है। फिर 10 से 10-15 में ब्रेक लिया, 10-15 से 12:45 में जो मैथ की डीटीएस है ये, ठीक है, वो उसने सॉल्व की। सबसे पहले हमने मैथ्स इसलिए रखा है क्योंकि मैथ्स में थोड़ा आईक्यू चाहिए होता है, एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें होती हैं, तो उनको समझने में बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ सबसे पहले मैथ्स पढ़ें। फिर मैथ की जो डीटीएस है वो कंप्लीट की। फिर 12:45 to 2 मतलब 1 घंटा 15 मिनट हमने और दे दिया कि आप लंच करो और एक पावर नैप ले लो, ठीक है। पावर नैप मतलब 15 मिनट का ले लिया तो यू विल फील अगेन फ्रेश, तुम्हें लगेगा दिन वापस स्टार्ट हो रहा है। देन 2 to 4 हमने बोला कि केमिस्ट्री क्लास कर ली। फिर 4 to 4:15 चाय वाय पी ली, जो भी करते हो गए, स्नैक्स खा लिए, ठीक है। फिर 4:15 to 5:45 केमिस्ट्री की डीटीएस कर लिया, ठीक है। अब देखो हमने टाइम 4:15 से 15:45 मतलब 1.5 घंटा रखा है। मैथ्स की डीटीएस में 10:15 से 12:45 2.5 घंटा रखा है। 25 क्वेश्चन है, जबकि 25 क्वेश्चन मेंस में आपको 1 घंटे के अंदर करना पड़ता है। तो देयर लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वी आर अज्यूमिंग कि मेंस में बच्चा 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन कर पाए। वो ऐसा नहीं कि डे 1 से 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन कर पाएगा। जब डे 1 से वो घर पे क्वेश्चन करता है तब तो उसके दिमाग में बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारी लाइंस ऑफ थिंकिंग बनती है, विच हेल्प्स हिम टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे 25 में हो रहा है, घर पे भी 25 में रहा है। कुछ लोग घर पे भी 3-3 मिनट का रूल लगा के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, 1-1.5 घंटे, तो उनका वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं उनसे, कुछ नई लर्निंग होती नहीं। तो ये इसलिए हमने खूब सारा टाइम रखा है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को मान लिया 1.5 घंटा लगे, उसके पास यहाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि खूब लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके अंदर वो और भी चीजें इसके अंदर डाल सकता है। क्या डाल सकता है उसके बारे में बाद में आएंगे, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस सेशन हमने बिल्कुल लास्ट में शिफ्ट किए हैं 25, ये ठीक है, 20 दिसंबर के बाद में, उनको आप यहां पे डील कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी टाइम कहीं बचता है ना, या फिर हम एक पीवाईक्यू एक्सप्रेस करके देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी यूज्ड यहां पे, बट फिर भी एक चंक ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बच जाएगा पीवाईक्यू का, हम उसको फिल इन कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। फिर सेम चीज 5:45 to 6:30 हमने ब्रेक प्लस वॉकिंग कर दिया, मतलब शाम को एक बार थोड़ा सा अगर जॉगिंग कर ले, वॉकिंग कर ले, ताकि हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश रहे वापस। क्योंकि पूरा दिन क्या होता है कि बच्चा अपनी फुल मेहनत से पढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में मतलब टेंशन बिल्ड होती रहती है, स्ट्रेस बिल्ड होती रहती है। और अगर हम 1 घंटे सेल्फ टॉकिंग कर लें या आधे घंटे जॉगिंग कर लें तो वो वाली जो चीज है वो रिलीज हो जाती है। फिर उसके बाद 6:30 to 8:30 फिजिक्स का क्लास, 8:30 to 10 डिनर प्लस इवनिंग स्ट्रॉल, ये ठीक है। ये भी पूरा 1.5 घंटे का दिया, ठीक है। फिर लास्ट में 10 to 12 फिजिक्स की डीटीएस। 12 बजे हमने अज्यूम किया कि वो सो गया और 7 बजे उठा, मतलब 7 आवर्स। तो 7 आवर्स इज लॉट, मतलब मेडिकली यूजली जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस एज पे अगर एक बच्चा 6 घंटे सो रहा है तो दैट इज सफिशिएंट उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। फिर भी हमने 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान के ऐसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया जिस दिन प्रैक्टिस और जिस दिन वो प्रैक्टिस सेशन कर रहा है उस दिन उसको, मतलब ये वाला चीज हो गया। इसकी जो पीडीएफ है ये, ठीक है, दैट वी विल प्रोवाइड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम नीचे डालेंगे। तो ये वाली जो पीडीएफ है वो तुम आराम से पढ़ लेना, मैं क्या बार बार ये सारी चीजें पढ़ूं, आराम से पढ़ लेना। एंड दिस इज जस्ट ए गाइडलाइन। अगर कोई मान लिया बच्चा, जैसे मैंने बोला कि 7 बजे उठने के बजाय 5 बजे उठता है, तो ये सारा कुछ 2 घंटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो जल्दी उठता है वो जल्दी सोता भी होगा, तो दैट इज एडजस्टेबल, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक गाइडलाइन है कि हम कैसे अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि टाइम लीक ना हो हमारा, ठीक है। तो ये इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ओके, पॉइंट्स टू पंडर। अब आता है कि क्या क्या हमें प्रिपरेशन के अंदर चीजों को ध्यान रखना चाहिए, कौन से चीजें ऐसी हैं जो हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रज्ञान इज फ्लेक्सिबल एंड शॉक एब्जॉर्बर। जैसे हमने बोला कि जो मैंने अभी आपको एक डेली शेड्यूलिंग में दिखाया ना कि इतने घंटे के लेक्चर हो गया, इतने घंटे प्रैक्टिस करना हो गया। जो केमिस्ट्री है, यूजली केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करने में 45 मिनट्स के आसपास लगते हैं और हमने यहाँ पे 1.5 घंटा दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली फिजिक्स बहुत सारे बच्चे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे, फिर हमने 2 घंटे दे रखे हैं। हमने इसे दे रखा है कि एक तो रोल ओवर ना हो, एक दिन की एक्टिविटी उसी दिन खत्म हो जाए, अगले दिन पे ना जाए,
तो अच्छा है बच्चे के लिए। दूसरा हमने इसलिए भी दे रखा है कि किसी बच्चे का थोड़ा सा स्लो लर्नर है, फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है 4 दिन बीमार पड़ गए, तो वो सारा जो जिसे बोलते हैं ना कि शॉक अगर किसी भी तरह का लग रहा है ना, तो उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा जो हमने ये टाइम टेबल बनाया है। मतलब ये थोड़ा सा लीनियंट है, यहाँ पे एक स्कोप है कि बच्चे के साथ अगर मान लिया किसी भी तरह का 2-3 दिन वेस्ट हो जाता है तो वो यहाँ पे अकाउंट हो सके, तो भी उसका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए। और लास्ट में जैसे 20 दिसंबर को हमने बोला खत्म हुआ, उसके बाद जो टाइम बचेगा खूब सारे, जैसे हमने बोला कि 25 फुल सिलेबस टेस्ट क्या होता है, अब आप समझ लो 25 इंटू 25 हर सब्जेक्ट में 625 क्वेश्चन तो केवल फुल सिलेबस टेस्ट में हमने करा दिए। और यहाँ पे हमने बोला था कि 5000 क्वेश्चन ये हो गए, तो इतनी कोई प्रैक्टिस कर लेगा तो 99.5 प्लस तो आराम से आना चाहिए उसका। ठीक है, अब कुछ कोई बच्चा बोले कि थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, मेरे से गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, एक्चुअल एग्जाम के दिन प्रेशर की वजह से अगर गलतियां हो गई तो भी 99 तो आराम से क्रॉस होना चाहिए, अगर आप बिल्कुल सिंसियरली सारी चीज जो बोली जा रही है वो फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरा हो गया डिले इन कोर्स करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पोटेंशियल रैंक माइनस योर एक्चुअल रैंक। इसका मतलब क्या है कि आप अपने डिसीजन लेने में, ये ठीक है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपको ये समझ में आ गया कि जैसे अभी तक चल रहा है वैसे आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो जितना आप उस प्रॉब्लम को देखते रहोगे विदाउट कोई एक्शन लिए हुए, उतना ही आपका रैंक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मतलब जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही ज्यादा इसमें डिफरेंस आएगा। मान लिया आपका पोटेंशियल रैंक 500 रैंक लाने का है, ठीक है, और मैंने डिसीजन मान लिया 10 दिन बाद लिया, तो हो सकता है कि आपका 5000 रैंक का है, ये ठीक है, और मान लिया 1 महीने बाद लिया तो हो सकता है आपका 12000 रैंक का है। तो ये डिफरेंस और बढ़ता ही चला जाएगा जितना भी आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे डिसाइड होता है? ऑफ कोर्स आपने 10वीं 12वीं तक कैसे पढ़ाई की है, कितना आप हार्डवर्क कर सकते हो, रिसेप्टिविटी कितनी है, उन सब चीजों के बेसिस पे मैंने बोला है कि पोटेंशियल डिफाइन होता है। अ पर्सन विद प्लान कैन बीट एन इंटेलिजेंट पर्सन विद हैफ-हेज़र्ड प्रिपरेशन। मतलब इसको तुम ऐसे समझो कि अभी 2 बच्चे हैं और मान लिया सेम बैच में बैठे हुए हैं, सेम तरह की दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक बच्चे ने एक्शन लिया, ठीक है, प्लान बनाया, प्रॉपर प्लान बनाया, विदाउट इमोशनल हुए, ये ठीक है, एक क्लियर प्लान बनाया, वर्केबल प्लान बनाया, एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ बैठ के उसने एक प्लान बनाया, वर्सेस दूसरा बंदा मान लिया उसमें डिले करता रहा, तो दोनों की रैंक में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। या फिर एक बच्चा है, उसने अपनी प्रिपरेशन को प्लान किया, मान लिया उसका एवरेज आईक्यू है जेई के पर्सपेक्टिव से, ये ठीक है, उसने एक एक चीज को अकाउंट फॉर किया कि मैं एडवांस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करूंगा पूरा अभी से लेके 15-20 मई तक, जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक उसने एक एक एक्टिविटी अभी से लिख ली कि ये इस टाइम स्लॉट में मैं ये करूंगा, प्लस लॉजिक के साथ जो हमने अभी टाइम प्रिपरेशन का शेड्यूल बताया था कि मेंस 1 तक ये करेंगे, मेंस 2 के बाद ये करेंगे, ये वाली चीज यहां पे एड्रेस करेंगे, उस तरीके से हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया। वर्सेस दूसरा, अगर मान लिया वो इंटेलिजेंट बच्चा है बट उसके पास कोई प्लान नहीं है, ये ठीक है, वो डेली डिसाइड कर रहा है कि कल क्या करना है या आज क्या करना है, तो अगर वो हैफ-हेज़र्ड तरीका से तैयारी कर रहा है तो एवरी ईयर दिस विल हैपन, ये ठीक है, और आई वुड से इन एवरी बैच दिस विल हैपन। दुनिया में जितने भी बैच चल रहे हो जेई की प्रिपरेशन वाले, अगर आप उनमें से किसी में हो तो यू विल सी इन योर बैच ऑल्सो कि एक बंदा शुरू में बहुत अच्छे आंसर देता था, खटाखट क्लास में आंसर देता था, मतलब सपोजिटली बहुत इंटेलिजेंट। दूसरा बंदा लेबोरियस जो लगातार लगा रहा, उसे इतनी जल्दी क्लिक नहीं करता या उसका एक्सपोजर कम है इसलिए क्लिक नहीं करता, बट वो लगातार मेहनत करता रहा, प्लस उसका प्लान अच्छा है, दूसरे वाले का रैंक पहले वाले से डेफिनेटली अच्छा आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। तो दिस वी शुड अंडरस्टैंड कि केवल इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट, ये ठीक है, वी नीड टू हैव ए वर्केबल प्लान आल्सो एंड डेडिकेशन। नेक्स्ट इज डीटीएस, नो स्नोबॉल इफेक्ट। डीटीएस का पर्पस मैंने बता दिया कि डेली टास्क शीट है, वो उसी दिन कंप्लीट करना है, नहीं कंप्लीट हुई तो जितने भी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो उसको छोड़ना है वहां पे, अगले दिन पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। या फिर हम ये बोलेंगे अगले दिन वाली जो डीटीएस है वो फिनिश करने के बाद जो टाइम बचता है उसी में वो पहली वाली डीटीएस करनी, सिंपली पहली वाली डीटीएस तभी उठानी है, वरना जो गया वो गया, क्योंकि हर लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब मान लिया 25 में से 22 क्वेश्चन ही कर पाए हम, 21 ही क्वेश्चन कर पाए, बट फिर भी 21 क्वेश्चन तो कर ही लिए ना उस टॉपिक पे, ऐसा तो नहीं है एक टॉपिक से हम बिल्कुल छूट गए। तो जो बच्चा अभी बुक से तैयारी कर रहा होगा उसके साथ यही होता होगा कि उसने कुछ क्वेश्चन किए, आगे नहीं जा पाए, आगे और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसका पूरा एक्सपोजर जीरो हो गया। तो दैट इज टेकन केयर कि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन ऐसा नहीं होगा कि पुराने वाला थोड़ा जुड़ के और 2 महीने में हमारे बहुत ज्यादा बैकलॉग करा दिया, ये नहीं होगा। कैन आई बीट ए पर्सन विद गुड प्रिपरेशन? तो देखो, अब जैसे मैंने बोला था हर मेंटालिटी के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जिस इस स्टेज पे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही होगी उसमें वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा उसकी प्रिपरेशन तो अच्छी चली है, मैं उसको बीट कैसे कर सकता हूं, वो तो ऑलरेडी मेरे से बहुत आगे है। ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये ठीक है। इसका जो अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो जैसे जिम में गए, मान लिया मैं जिम में गया पहली बार, बिल्कुल सूखा साखा, कभी हमने जिसे बोलते हैं ना कि डंबल नहीं उठाया, वहां पे मान लिया 20-20 किलो के बच्चे डंबल उठा रहे हैं, तो अगर मान लिया मैंने आज से स्टार्ट किया तो ऐसा थोड़ा कि आज से अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं सीधा 20 किलो का डंबल उठा लूं, ये ठीक है, फिर तो 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़ेंगे, फिर तो जिम में आना ही छोड़ देंगे। बट ऐसा भी नहीं है ना कि मान लिया हमने जो बेसिक से स्टार्ट किया, जो बेसिक स्टेप्स है कि पहले हमने मान लिया 500 ग्राम के डंबल से किया, ठीक है, फिर 4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद 1 किलो वाले डंबल से किया, वो मान लिया 20 किलो वाले से कर रहा है, ऐसे करते करते मान लिया हम 1.5 साल 2 साल बाद हम भी 20 किलो पे पहुंच गए, तो उस टाइम पे ऐसा थोड़ा होगा कि वो 200 किलो का डंबल उठा रहा होगा, ऐसा थोड़ा होता है। मतलब एक टेपरिंग इफेक्ट होता है कि एक बंदा आपसे सीमिंगली लगेगा कि वो काफी आगे है, बट जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि वो गैप हमेशा ही बना रहेगा, उसके बाद वो गैप क्लोज होता चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना डेडिकेशन है, कितना ज्यादा
आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पा रहे हो। ठीक है, फुलिशनेस की डेफिनेशन क्या है? रिपीटिंग द सेम एक्शन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। ये ठीक है, अगर मान लिया हमारी प्रिपरेशन अभी तक टैटर्स में है, ये ठीक है, उथल पुथल हो रखा है सब कुछ, और हम सेम वही काम करते रहे जो हम पहले से करते हुए चले आ रहे हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा कि अपने आप ये चीजें सही हो जाएंगी, तो दिस इज फुलिशनेस। मतलब अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ये मेरे को रियलाइज हो गया है, देन आई नीड टू फाइंड द रीजन। ये ठीक है, और अगर मैंने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, देन आई नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन, तब जाके चीजें सही होंगी, अपने आप सही नहीं होंगी, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले ही बोला था, आगे हम जाएंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज रिवीजन का चीज ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, बी रियलिस्टिक। ठीक है, बी रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग जिसकी जीरो प्रिपरेशन है, ये ठीक है, अभी मान लिया 300 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें उसके 50 मार्क्स आ रहे हैं, 55 मार्क्स आ रहे हैं, और वो बोले कि मेरी रैंक 500 आ जाएगी क्या? अगर ऐसी चलोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, वी शुड बी रियलिस्टिक कि 500 रैंक तो दूर की बात है, पहला योर क्वेश्चन शुड बी कि क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा? पहला क्वेश्चन तो वो होना चाहिए ना, उसके लिए हमें एक्शन लेना चाहिए। वो जब एक्शन लेना चालू करोगे, यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन उठेगा जब मेरे को ये लगेगा ना 1 महीने बाद कि हाँ सेलेक्ट तो अब मैं हो जाऊंगा, इसी फ्लो से मैं चलता रहा। फिर सेकंड क्वेश्चन उसके बाद आएगा, मतलब जब 55 से जब मेरे मार्क्स 100, 99 ऐसे टच होंगे ना, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, सेलेक्ट तो हो जाएंगे, अब अच्छी रैंक आ जाएगी क्या मेरी? तो ये जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूछा जाएगा, सीधा सीधा नहीं हो जाएगा कि हमारे सिलेक्शन के लाले पड़े और मैं पूछूं कि मेरी 500 में रैंक आ जाएगी, टॉप 100 में ला सकते हैं क्या? पहले तुम कर्म तो करो, जब उसमें कंसिस्टेंट हो गए 1-1.5 महीने तक, तब पता लगेगा तुम्हारी रैंक कहां तक आ सकती है। तो जैसा हमने बोला कि मान लिया किसी बच्चे ने यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, ये रैंक 1 का बैरियर, किसी बच्चे ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से, तो अगर वो मान लिया इस स्टेज पे आपके नापने लगे, तो उसे तो फिर भी गैप दिखाई देगा ना। मान लिया उसने प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट किया, 2 महीने बाद उसने देखा, तो भी उस जिसकी प्रिपरेशन अच्छी चली थी उसके साथ गैप रहेगा। ठीक है, तो यहां पे डीमोटिवेट होने की जरूरत थोड़ा है, वो ये थोड़ा बोल सकते मैंने तो अपना बेस्ट दिया फिर भी वो मेरे से इतना आ गया, बट वो जो गैप है वो क्लोज होता चला जाएगा जैसे 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 आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते चले जाओ। ठीक है, और अगर आपका आईक्यू अच्छा है, आपकी प्लानिंग सॉलिड है, तो बाय एडवांस हो सकता है कि आपका गैप बिल्कुल निग्लिजिबल बचे। ठीक है, और वहां पे जाके ऐसे भी हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम में भले ही एक दूसरे बच्चे का प्रिपरेशन लेवल अच्छा था, वो गलती से 1-2 गलतियां ज्यादा कराए, आपके बराबर मार्क्स आए, आपसे कम मार्क्स आए। इस तरह की स्टोरीज हर साल हमें मिलती है सुनने के लिए। तो इसमें वी शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल कि लगातार मेहनत करते रहो, लगातार कंसिस्टेंटली, ये ठीक है, विदाउट डीमोटिवेट हुए, तो ये गैप धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये ठीक है, एकदम नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इज जेईई मेंस 1 इज इजियर, आई नीड नॉट टू टेल यू। जेईई मेंस 1 तक बहुत सारे मतलब थैंक्स टू जिसे बोलते हैं ऑफलाइन कोचिंग एंड बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग, जहां पे जनता बैच बनता है, मास बैच बनता है, उनमें क्या होता है कि एक बच्चा वहां पे पढ़ लिया, ये ठीक है, और 99% जो जनता थी वहां पे वो नॉन सीरियस थी, तो उसने पढ़ तो लिया, उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो गया, बट जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उतना रिगर से पढ़ाई नहीं गया। तो जब कोर्स कंप्लीट हो गया तब उसे रियलाइज हुआ कि यार वहां जो मेरे को टेस्ट दिए जा रहे थे वो तो बहुत इजी टेस्ट दिए जा रहे थे फील गुड कराने के लिए। फिर वो खुद मेहनत करता है, खुद तैयारी करता है, बट ऐसा करने में उसको 2-3 महीना और निकल जाता है, तो वो जनवरी तक तैयारी नहीं हो पाता है, इवन डिस्पाइट हिम बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं हो पाता। या सेम चीज ऑफलाइन में है कि 10 तरह के बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया, सभी का चीज कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोर्स वाले उन्होंने जैसे तैसे फिनिश कर भी दिया जनवरी तक, बट जब उसको रियलाइज होता है कि ये मेरे लूप होल्स रह गए, इस हिसाब मेरे हिसाब से कस्टमाइज ही नहीं था, तो वो जनवरी तक तैयार नहीं होता। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे अपनी, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हैं ऑफ कोर्स, तो वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करके अप्रैल तक तैयार हो जाता है। ठीक है, अप्रैल तक बहुत बड़ा चंक तैयार हो जाता है। इसीलिए एवरी ईयर यू विल सी कि अप्रैल में ऑन एंड एवरेज डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है। उसके बाद जो बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं, बट उनके परसेंटाइल नीचे चला जाता है, क्योंकि अप्रैल में कंसीडरेबली जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। और जिसका रीजन मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे जनवरी तक किसी भी रीजन से जिनको उनके हिसाब से कस्टमाइज प्रिपरेशन नहीं दिया गया, ये ठीक है, वो अंडर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, माई एम इन एडवांस ओनली। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मेंस में छोड़ो, तो मेरा तो एम जो है वो एडवांस है। इसी के लिए मैंने बोला कि वन शुड बी प्रैक्टिकल, फर्स्ट ही शुड मेक श्योर कि वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ एडवांस 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 और परसेंटाइल हमारी 80 आ रही है, 85 आ रही है, फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो एडवांस देने लायक भी नहीं हो। एडवांस का एम क्या है? तो फर्स्ट वी शुड मेक श्योर दैट यू गेट क्वालिफाइड फॉर इट, फिर उसके बाद अच्छी रैंक की बात होगी या रैंक की बात होगी, पहले क्वालिफाई तो हो जाओ। ठीक है, कॉन्फिडेंस वर्सेस कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में क्या होता है कि अच्छे से अच्छे पोटेंशियल वाला बच्चे की जो रैंक है वो बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हुए भी उससे क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, प्रेशर की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से घर आके लगता है कि यार इतने क्वेश्चन मैंने इतने सारे 5-6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जो 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन मैंने पहले करके गया था वो मेरे से रिप्रोड्यूस नहीं हुए। फ्रेश क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ो। ये ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है जब बंदा अंडर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस क्या करता है कि ओवर अचीव कराता है आपसे। कोई बच्चा अगर ढंग से प्रिपरेशन अभी कर रहा है, उसने मेंस 1 में मान लिया अच्छा परसेंटाइल लाया, तो फिर वो क्या है कि एडवांस में और भी अच्छा परसेंटाइल लेके आता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरी प्रिपरेशन इतनी खराब थी, फिर मैंने वहां से इसको यहां तक उठा लिया, अब तो मैं और अच्छा कर सकता हूं। तो एडवांस में और ज्यादा अचीव कर सकता है इस पॉजिटिविटी के साथ। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि चीजों का सीक्वेंशली होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ डे जेई मेन स्टफ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेंस की तैयारी कर लें, बट मेंस तो टफ आता है, मेंस में एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, फिर उससे कैसे होगा? तो भाई जिस पेपर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें कट ऑफ अपने आप नीचे जाती है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं करके भी आओगे तो भी 99 परसेंटाइल आराम से क्रॉस होगा। इतना तो मतलब आईक्यू एक बच्चे के अंदर होना चाहिए कि ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप पीछे जाओ इसी 2026 में 2025 में देखो कि डिफरेंट शिफ्ट में जिसमें टफ था, ये ठीक है, जो उसमें पेपर सो कॉल्ड टफ था उसमें हमें 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी, और जिसमें सो कॉल्ड इजी था उसमें कितने क्वेश्चन की जरूरत पड़ी। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 60-70 मार्क्स तक का डिफरेंस आता है किसी किसी जो इजीएट और टफेस्ट शिफ्ट होती है। 40-50 मार्क्स का डिफरेंस बड़ा ही आम बात है। 40 मार्क्स का डिफरेंस मतलब 10 क्वेश्चन, अब मान लिया 2 टफ क्वेश्चन आ भी गए, मैंने छोड़ दिया तो भी मेरी परसेंटाइल तो उतनी आएगी ना। तो ये तो मतलब बकवास करने के तरीके हैं, मेहनत ना करने के तरीके हैं। मतलब ये वो वाला बच्चा है ना कि जो हर चीज में नुकसान बताएगा कि ऐसे मैं तो कर नहीं सकता वरना ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसका ब्रेन उसको पागल बना रहा है, उसको इस चीज की रीजनिंग दे रहा है कि तेरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कोई फायदा नहीं है इसलिए। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी द पीडीएफ कलेक्टर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि टेलीग्राम से इधर उधर से पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं, ये ठीक है, हर चैप्टर में उनके पास 10-10 हजार क्वेश्चन है, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें उनमें से कौन से 100 क्वेश्चन करना चाहिए ताकि जो उनका अभी का प्रिपरेशन लेवल है उससे वो ऊपर जा सके। क्योंकि देखो उल्टे सीधे क्वेश्चन करोगे, या तो मान ली एक बच्चा 5000 की रैंक पे अभी है, अगर वो बहुत इजी क्वेश्चन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए वो टाइम वेस्टेज है, उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। या अगर वो बहुत टफ क्वेश्चन करेगा, 100 की रैंक वाले क्वेश्चन करेगा, तो डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर उसे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, तो 5000 का हो सकता है उसकी रैंक 15000 पहुंच जाए। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको पता लगे कि कौन से प्रॉब्लम आपके लिए बने हैं। प्रॉब्लम तो हजारों है, तो ऐसे प्रॉब्लम कलेक्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और प्रॉब्लम बढ़ जाती है बहुत सारे बच्चों के। बहुत सारे बच्चों का सेलेक्ट नहीं होने का तरीका, नहीं होने का कारण ही टेलीग्राम है, यानी कि वहां पर उन्होंने पीडीएफ तो कलेक्ट कर ली, उल्टे सीधे क्वेश्चन करने चालू किए, पूरा जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया उनका। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को हमने देखा है, ये ठीक है। 13 रॉन्ग मेडिसिन इज मोर हार्मफुल देन द डिजीज इटसेल्फ, ये ठीक है। अगर हमें मान लिया जैसे सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जाके हमने एडवाइस ढूंढा, किसी ने उल्टी सीधी बता दिया, पॉपुलर एडवाइस दे दिया, ये ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि जो हम जिस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हम गए थे वहां पे और उसने गलत सोल्यूशन बता दिया तो प्रॉब्लम से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। मतलब लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चा बिल्कुल नवंबर दिसंबर में आया उससे बात करके मैंने देखा तो उसका जो आईक्यू था ही वाज वेरी फास्ट, क्योंकि उसको कुछ चीज पढ़ाओ तो तुरंत उसके आंसर कर पा रहा था, बट उसके मार्क्स थे वो बहुत ही पैथेटिक थे, अंडर 100 थे 300 में से। रीजन क्या था? उसको किसी ने ये बोल दिया मतलब अगस्त सितंबर के आसपास कि तेरे से ये सारा कोर्स तो हो नहीं पाएगा, तू लेक्चर देखना छोड़, बुक से पढ़ ले। सच एन स्टूपिड एडवाइस कि बुक से पढ़ लो। भाई जो एक लेक्चर में 1.5 घंटे में बताया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, बहुत सारे पैटर्न बताए जा रहे हैं, थिंकिंग लाइंस बताई जा रही हैं, उन सब चीजों को अगर ट्रांसलेट करके एक बुक में लिख दोगे, बुक इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी, वो सारे पॉसिबल ही नहीं है। तो बुक में अगर कुछ भी चीज एक्स में एक्सप्लेन की जा रही है, लेक्चर के अंदर वो 10x होगी कम से कम, ये ठीक है, या फिर बुक को 10x कर दो तब वो मैच कर पाएगा। तो उसकी वजह से इतना शानदार पोटेंशियल बर्बाद हो गया इस रॉन्ग एडवाइस की वजह से। किसी ने उसको सोशल मीडिया पे या यूट्यूब में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर क्या है? किसी बच्चे का अगर मान लिया जेईई में सिलेक्शन भी हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही इज ए कैंडिडेट टू गाइड अदर्स, क्योंकि उसका परसेप्शन तो उसी की रैंक के आसपास का ही है ना, उसने बाकी बच्चों को थोड़ा देखा है। किसी बच्चे का रैंक मान लिया 500 आया, ये ठीक है, अब उसका जो लाइन ऑफ थिंकिंग वो सारी 500 के इर्द गिर्द ही घूमेगी। उसे नहीं समझ में आएगा कि 8000 की रैंक पे जो बच्चा अभी बैठा है उसकी दिक्कत क्या है, उसे समझ में नहीं आएगा, एक्सपीरियंस ही नहीं है। टीचर ने ऊपर से बैठ के देखता है सारे बच्चों को, तो उसको एक ग्लोबल व्यू दिखाई देता है, प्लस उसके पास एक्सपीरियंस होता है हर तरह के, उसने रिजल्ट देख रखे होते हैं, जेई का ट्रांजिशन देख रखा होता है कि कब कैसा पेपर आया, कितना डिफिकल्ट, किस चैप्टर से क्या है, क्या क्या हिस्टोरिकल, उसके पास सारा डेटा दिमाग में फिट रहता है। तो दे आर राइट गाइड फॉर एनी स्टूडेंट रादर देन कोई भी ऐसे बच्चा जिसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है या फिर एक साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो बेटर मेडिसिन क्योर्स द डिसीजेस, मतलब एक ऐसी कहावत है कि ऐसा नहीं कि मेडिसिन स्वीट होनी चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटर मेडिसिन विल क्योर इट। उसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, मान लिया अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रैंक चाहिए तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सुनने में बुरा लगेगा क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, बट रिजल्ट इसी से आएगा। कोई बच्चा कोई बंदा अगर आपको ऐसे बोले कि नहीं नहीं 6 घंटे पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाता है, बट हमारी स्ट्रेटजी स्मार्ट होनी चाहिए, तो वो बेवकूफ बना रहे हो। सुनने में अच्छा लगेगा कि चलो कम मेहनत से ही उतना रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग ले आएंगे रैंक। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ही वो सीक्रेट सॉस पता लग गया और बाकियों को नहीं पता है कि तुम 6 घंटे से वही आउटपुट ला सकते हो जो बाकी 12 घंटे से लग रहे हैं। तो दिस इज फुलिशनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरी कैन नॉट बी बिल्ट ऑन एक्सेप्शन, मतलब ऐसा कभी वंस इन ए ब्लू मून हो सकता है कि एक बच्चे का प्रिपरेशन मतलब बर्बाद था और फिर उसने करेक्टिव एक्शन भी नहीं लिया, बाई चांस उसकी रैंक ठीक ठाक आ गई, बाई चांस, ठीक है। तो ऐसा मिलियन में एक एग्जांपल होगा, उसके बेसिस पे ऐसा होना कि हर बंदा वैसे करने लगे। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि कोई आपको एडवाइस दे के देखो हमारे पीएम हैं वो पहले चाय बेचते थे, तो अगर तुम्हें पीएम बनना है तो चाय बेचना इज द बेस्ट बिजनेस, ये ठीक है। दैट वाज एन एक्सेप्शन। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के आईआईटी वाईटी छोड़ के हम चाय बेचने लग जाएंगे, चलो पीएम तो बन ही सकते हैं, तो उसका हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, बट दैट डज नॉट मीन, मतलब सिंपल आई से कोई सोचेगा तो उसे समझ में आएगा कि एक्सेप्शंस आर नॉट, मतलब उसको थ्योरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, ये ठीक है, आउटलायर्स हैं वो। टास्क लुक्स इजी देन इट इज,
ये ठीक है। अगर कोई बंदा, बहुत सारे बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये तो ऐसे आराम से हो जाएगा, अंडर एस्टिमेट करते हैं चीजों को। और बहुत सारे बच्चे ना डर के रहते हैं, उन्होंने तो इतना काम करना है, अभी तो इतनी चीज बची है, वो बैठ के सोचते रहते हैं, एक बार उठ के स्टेप्स नहीं लेते। तो उसके लिए क्या है कि टास्क लुक्स डिफिकल्ट देन इट इज, ये ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए उनको टास्क बहुत डिफिकल्ट दिखाई देता है। अगर वो करने लगेंगे और 5 दिन करेंगे तो उन्हें फिर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, यार उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना मैंने पहले सोचा था। और ये इसमें मेन फैक्टर क्या है, लिथार्जी का, कि वो इस पहला स्टेप नहीं लेना चाहते। अगर पहला स्टेप ले लें तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। दिस वी शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक आ गए, इफ यू हैव मेड इट टिल हियर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिसको मैगी सोल्यूशन चाहिए होता है कि 2 मिनट में मैंने कुछ बता दो तो बस उसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। वो 2-2 मिनट करके ना 100 बार वो 2-2 मिनट लगा के उतना टाइम वेस्ट कर देंगे, फिर भी वो वहीं घूम के उसी जीरो पे खड़े हो, ठीक है। बट अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा है जो रियली अंदर से चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये ठीक है, जिसे बोलते हैं ना कि वो ही इज डाइंग टू गेट ए सोल्यूशन, तो वो ऑफ कोर्स वीडियो में यहां तक आया होगा, उसको एक पर्सपेक्टिव भी समझ में आया होगा। तो देखो, तुम्हारी वाली सिचुएशन में अगर 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चे अब तक इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे। जैसे बोलते हैं वो मैगी जनरेशन जो है, जो रील जनरेशन है, जिसको हर सोल्यूशन 1-2 मिनट में चाहिए होता है। लाइफ 1-2 मिनट के सोल्यूशन से नहीं चलती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब 10वीं का 12वीं का बोर्ड मैथ से देने वाले तो करोड़ों बच्चे होंगे, बट उसमें से आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में जाने वाले 10-12 हजार बच्चे होंगे जिनको एक ढंग की सीट मिलेगा। तो इफ यू आर मेड टिल हियर देन यू आर ऑलरेडी बेटर देन 90% ऑफ द पीपल इन योर सिचुएशन। मतलब हमें ये समझना चाहिए अपने आप को, एक पीठ थपथपानी चाहिए कि अगर मैं यहां तक वीडियो देख लिया है तो उसका मतलब क्या है कि यू आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर ए सोल्यूशन एंड आप 90% से तो बेटर हो। अब इस 10% से भी हमें और बेटर 2-3% में आना, ताकि मेरे को आईआईटी के अंदर अच्छी सीट मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक राइट माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रिपरेशन करोगे, इट इज बट ऑब्वियस कि प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल स्मूथ आपकी जर्नी हो जाए, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसको एड्रेस किस माइंडसेट से करते हैं। एक तो ये हो गया कि प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आया, बच्चे ने बस रोना शुरू कर दिया कि अब आई कैन नॉट मेक इट, मतलब ही विल गिव द रीजन कि मेरा 2027 में अच्छा रैंक इसलिए नहीं आएगा, ये रीजन है, ठीक है, ये प्रॉब्लम। दूसरा माइंडसेट हो गया कि चलो प्रॉब्लम है, बट हाउ कैन आई डील विद इट। अगर मान लिया इसके साथ डील नहीं कर सकते तो उसके बच के कैसे निकल सकते हैं, अपना बेस्ट पॉसिबल कैसे कर सकते हैं। अगर उसका माइंडसेट ये है तो ही विल बी लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, ये ठीक है। तब उसका दिमाग एक्टिव होगा उसको सॉल्व करने में, तब उसको थॉट्स आएंगे कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। इस वाले बंदे का क्या है, विक्टिम माइंडसेट है, वो वहीं स्टॉप हो गया, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद बस वो, जिसे बोलते हैं कि सबके सामने रोता ही रहेगा, मम्मा को बताता रहेगा, पापा को बताता रहेगा, ये रीजन हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ये अन्याय हो गया, वहां ये हो गया, यही करता रहे, वो उसकी लाइफ निकलेगी, बट नोबडी विल बाय इट, ये ठीक है। ठीक है, ऑन द फेस दे विल से कि अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बट पीछे पीछे बोलेंगे मैंने तो देखा था, पढ़ता ही नहीं था, 24 घंटे बैठा रहता था, रील्स देखता रहता था, पीछे वो ऐसे बोलेंगे। ये वाला जो बंदा है डेफिनेटली ही विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। और जो जेईई है, ये ठीक है, दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट वन मीन टू क्रिएट सम क्वालिटी इन यू, ये ठीक है। ये एक बस केवल एक मीन हो गया जिसके बहाने बच्चा अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लेता है कि कैसे अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करे, कंसिस्टेंट कैसे बना रहे, एनालिटिकल पावर कैसे अच्छी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे काम होता है जो एक्चुअल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो 30-40 साल की है उसमें काम देगा। जेई तो जस्ट एक मीन है, ये ठीक है, ये तो एक जस्ट हम बोलेंगे बहुत छोटा सा पड़ाव है, दिस इज नॉट एवरीथिंग। बट यहां पे जो बच्चा ये स्किल्स गेन करेगा वो लाइफ लॉन्ग उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो टेक ए प्लेज इन कमेंट सेक्शन। आई वुड से किसी भी रीजन से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, डीमोटिवेट फील हो रहा है, तो यू शुड फील एनर्जेटिक एंड आगे से यू शुड थिंक आई हैव रियलाइज्ड द मिस्टेक्स। पहला चीज ये कि रियलाइजेशन तो होना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तभी तो उसके सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। एंड आई विल गिव सिंसियर एफर्ट टू विदाउट ओवर थिंकिंग। मतलब ऐसा नहीं, ओवर थिंक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मैं केवल नेगेटिव सिनेरियो सोचता रहूं कि ये जाएंगे तो आगे ऐसे हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, ये करेंगे तो आगे ऐसे हो जाएगा कोई फायदा नहीं है। इस तरह की थॉट प्रोसेस की बजाय पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हमारे होने चाहिए। एंड इन फ्यूचर आई विल नॉट रिग्रेट माई इनएक्शंस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल डाउन द लाइन तुम सोचो कि यार उस साल में ये कर लेता तो मेरे लाइफ का ट्रैक ही बिल्कुल अलग होता, मैं बिल्कुल अलग पोजीशन में होता। वो सिचुएशन ना हो। जहां पे भी आप रहो, ये ठीक है, यू शुड बी कंटेंटेड कि आई हैव गिवन माई बेस्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रोफेशनल सक्सेस के साथ उनकी फैमिली का भी पूरा सक्सेस जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपके अंदर ये कंटेंशन, मतलब जैसे मतलब अगर आप कंटेंटेड हो कि हाँ जितना मैं कर सकता था मैंने किया, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। यू विल नॉट फील, जिसे बोलते हैं, डिजेक्टेड और डीमोटिवेटेड इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाटएवर बी द रिजल्ट। आई हैव इट इन मी एंड आई विल प्रूव इट। मतलब अपने अंदर ये पॉजिटिव विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आई कैन क्लियर जेई, आई एम कट आउट फॉर इट एंड आई विल डू इट कम व्हाट मे, ये ठीक है। जो भी चीज चाहिए वो हम करेंगे, एक्शन करेंगे। तो आई वुड से कि राइट दीज थिंग इन द कमेंट सेक्शन, और जब आपका सिलेक्शन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वापस आके एक बार जरूर कमेंट बैक करें। दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप towards the solution of the problem you are facing at present. ठीक है, all the very best. I hope this video was useful for you. और किसी भी तरह का अगर आपको गाइडेंस चाहिए या आपको लगता है कि मेरे पास क्वालिफाइड एडवाइस नहीं है, तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आवर टीम विल ट्राई टू हेल्प यू। और इवन इफ यू वांट टू टॉक टू अस, ठीक है, एक्सपर्ट के साथ अगर बात करना चाहते हो, अपनी सिचुएशन डिस्कशन करना चाहते हो, रियली में अगर सिंसियर हो, तो जो मैंने सपोर्ट नंबर बोले आप उन पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। दे विल गिव यू द एक्सेस ऑफ एक्सपर्ट जो आपके साथ बात करके दे विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ऑल द वेरी बेस्ट।